तो आंसर राइटिंग का आपका सेशन शुरू होगा ना कल से, शायद आंसर राइटिंग आप लोग टेस्ट के रूप में करेंगे। तो उसकी कुछ लेवल जो है आंसर का कैसे रखेंगे, लिखेंगे कैसे। तो एक ग्रेजुएट आदमी, जो पढ़ा लिखा आदमी जिस तरह से आंसर अपना लिखता है वैसा आंसर आपको लिखना है। कच्चापन नहीं दिखाना है उसमें, बिल्कुल एकदम ऐसे जो आप रट करके आते हो। ग्रेजुएट का मतलब आप देखते हो कॉलेज में आकर के प्रश्नों का स्वरूप बदल जाता है। स्कूल में तो वही प्रश्न होते हैं, जो चैप्टर होता है उसके पीछे क्वेश्चंस लिखे रहते हैं और उसका आंसर भी ऑलरेडी उसमें कई बार आप मार्क कर लेते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये आंसर है, इसी को आगे जा करके लिख देना है, तो वो आंसर हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ आप देखते हो कि यहाँ अपनी मर्जी से आपको उत्तर लिखना पड़ता है। तो वैसा उत्तर होना चाहिए जिसमें आपकी मर्जी का आंसर है, किताब का नहीं होना चाहिए। किताबी उत्तर नहीं होना चाहिए। एक चीज, पहली शर्त तो ये। इसका मतलब होता है कि वो आदमी ग्रेजुएट है, अपनी मर्जी से लिखना जानता है, और अगर इस प्रश्न को हम बदल दें तो भी वो लिख सकता है। क्योंकि कई बार व्यक्ति का प्रश्न जब बदल दिया जाता है तो वो उत्तर नहीं लिख पाता, क्योंकि उसने रट रखा है। तो जैसे अशोक का लिखने के लिए कहा तो आप अशोक का रट के आए थे, हर्षवर्धन का रट के आए थे, समुद्रगुप्त का रट के आए थे, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का रट के आए थे। आपसे पूछ लिया बाणभट्ट, फिर बाणभट्ट में जाके अटक गए। बाणभट्ट नहीं लिख पाओगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। जब आपको 100 शब्दों में बाणभट्ट लिखने के लिए कहा जाए तो वो भी आना चाहिए। तो बाणभट्ट की कादम्बरी है और हर्षचरित है, और वो बहुत अच्छा कवि था और अच्छा दिखता था, सुंदर था बस अब क्या पता वो सुंदर था नहीं था, पर आप कुछ भी लिखोगे ना, फिर 100 शब्द के लिए आप कुछ भी लिखोगे तो फिर कचरा हो जाएगा। इसलिए आपका उत्तर का परफेक्शन तब होगा जब आप थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करोगे, प्रॉपर तैयारी करोगे, तो वो पढ़े लिखे आदमी के उत्तर होते हैं। केवल अशोक का उत्तर लिखना तो वो तो कोई भी लिख सकता है, स्कूल का बच्चा भी लिख लेता है, समुद्रगुप्त के ऊपर भी लिख लेता है, लेकिन उनके क्वेश्चंस रटे हुए होते थे, है ना। जैसे पॉलिटिकल साइंस में बिस्मार्क का आता था, है ना, या पटेल की बात करते थे तो उनको बोलते थे ये भारत के बिस्मार्क हैं, तो प्रश्न रटे हुए होते थे। और टीचर को भी पता होता था कि इसका उत्तर कैसा होना चाहिए। जो फिर कॉपी को वो ऐसा एज इट इज लिखता था तो उसको फिर वो मार्क्स भी अच्छा देता था टीचर, क्योंकि उसको मन को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो यही चाहता था कि कॉपी करे लोग, जो का त्यों लिखें। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बदल जाता है आंसर। इसलिए यहाँ स्व विवेक जो होता है, आपका खुद का विवेक, वो लगभग 80% लगाना पड़ता है। और जो रॉ मटेरियल है, जो आपका जो लिखने वाला मटेरियल है, वो 20% काम आता है। बाकी को मैनेज करना आना चाहिए। इस सब्जेक्ट का उस सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट का उस सब्जेक्ट में मैनेज करना आना चाहिए। जैसे कि जो हर्षवर्धन था वो लोक कल्याणकारी था, जनता का कल्याण करता रहता था, दान देता रहता था, भलाई के काम करता रहता था, तो जनता की भलाई करता रहता था। हर्षवर्धन जनता की भलाई करता रहता था। अब ये जो बात है, इसको आप वेलफेयरिस्टिक पॉलिटिक्स तक ले जा सकते हो, वेलफेयरिस्टिक इकोनॉमी तक ले जा सकते हो। तो अमर्त्य सेन जो वेलफेयरिस्टिक इकोनॉमी की बात करते हैं पॉवर्टी एंड फेमाइन में, उनका जिक्र वहां पे करना। फिर आप कहोगे कि लोक प्रशासन और पॉलिटिकल साइंस जो है वो वेलफेयरिस्टिक पॉलिटिक्स की बात करता है। तो भारत जब कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर रहा था और जब हम स्वतंत्र हुए, तब हमने तय किया है कि भारत गणतंत्र जो होगा वो एक वेलफेयरिस्टिक पॉलिटिक्स वाला होगा। तो भारतीय गणतंत्र का जो लक्ष्य था वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याण करेंगे हम, ये स्थापना हो, ये था। ठीक वैसे ही जब स्वतंत्रता की बात आती हो, तब तुम दुनिया के तमाम देशों में जो स्वतंत्रता है उनके साथ हमारा क्या कंपैरिजन है, उसको देना होगा। तो स्वतंत्रता जो है वो फंडामेंटल राइट में आता है, फ्रीडम। तो फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिए? देखिए, जहां से आप कॉपी कर रहे हो वहां की भावना देखी जाती है। कॉपी जहां से कर रहे हो वहां से भावना देखी जाती है। अगर आप उसकी भावना से नहीं कर रहे तो फिर नहीं होता। जैसे आप खमण बनाते हो तो गुजराती खमण एक बार आपको खाना पड़ेगा,
और फिर जब आप गुजरात के लोग जो खमण बनाते हैं उसको खाओगे और फिर आपने जो बनाया है उसका टेस्ट उसके साथ तुलना करो। आपके पड़ोस में कोई राजस्थान का है या बुंदेलखंड का है और वो खमण बनाता है और फिर आप बनाते हो और उसके साथ तुलना करते हो तो बात नहीं बनेगी। गरबा डांस जो है आपको गुजरात से तुलना करनी पड़ेगी, क्योंकि गरबा वहां होता है। आप जो गरबा कर रहे हो कितना गुजराती है, कितना गरबा है, वो उससे तय होगा। तो जो चीज ओरिजिनल है, जहां से आई है, उसको कॉपी किया जाता है और फिर उसी के साथ तुलना भी होती है। बीच में किसी दूसरे से तुलना करने से बात नहीं बनती। ठीक है, कुछ बात समझ में आई होगी आपको। इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जिन चीजों को जहां से लिया है, जैसे फेडरलिज्म को हमने जहां से लिया है, कहां से लिया है बताओ? कनाडा से। तो जब हम कनाडा से फेडरलिज्म को लेके आए तो फिर हमको कनाडा के फेडरलिज्म से तुलना करनी है कि कनाडा में फेडरलिज्म की क्या भावना है, क्योंकि आखिर हम वहां से लाए हैं, इसका मतलब वहां सबसे बेस्ट है, नहीं तो दुनिया में किसी दूसरी जगह से लेते हैं हम लोग। उस भावना के साथ फिर इंडिया के फेडरलिज्म की बात होगी। उसका इंडियनाइजेशन तो होगा, देशीकरण तो हो जाएगा उसका। ऐसा नहीं कि हमको कोई कैनेडियन एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, लेकिन उसमें जो कॉपी करेंगे, हम मॉडल को कॉपी करेंगे, वो कैनेडियन मॉडल होगा। आगे समझ? ठीक है, ऐसे ही फ्रीडम जो हम लोगों को मिली हुई या फंडामेंटल राइट्स हैं, वो फिर हम यूएस के फंडामेंटल से बात करें। और यूएस का फंडामेंटल तो आप कभी यूएस जाओगे तभी एहसास होगा। आप महसूस करो, एक्सट्रीम फ्रीडम है, एक्सट्रीम लेवल का फ्रीडम। भारत में उसका 10 गुना भी नहीं, मतलब 10 गुना कम है, बल्कि यूं कहें कि 80 गुना कम। 10 गुना नहीं, 80 गुना कम फ्रीडम। वो वहां की हवा में एहसास होता है। वो जितना, जैसे मैंने जो महसूस किया, मैं जब यूएस गया, अभी फिर जा रहा हूं, सितंबर में एंड में जाना है, जो मैंने जो महसूस किया वो सारा पंगा केवल वीजा बनाने में पंगा है। बस एक बार आपको वीजा मिल गया, उसके बाद आपको लगता है कि ये सर्टिफिकेट पूछेंगे, वैक्सीनेशन का पूछेगा, 50 तरह की चीजें होंगी, ये होगा वो होगा, वहां ले जाएगा, वहां बाहर ये पूछताछ होगी, पुलिस वाला कभी दिख गया तो पूछेगा कि तुम कौन हो, यहाँ कैसे घूम रहे हो। कुछ भी नहीं है। एक बार आप घुस गए, एक बार आपका वीजा हो गया, एक बार आपको सर्टिफिकेट मिल गया, बस उनका ये लग जाना चाहिए कि आदमी वापस आ जाएगा, वहां भाग नहीं जाएगा, वहां जाकर एकदम गलियों में छुप नहीं जाएगा, वहीं नौकरी नहीं करने लग जाएगा, वहीं सरवाइव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो ढूंढते तो है नहीं। वहां ढूंढने की, पीछा करने की, फोन टेप करने की ऐसी कोई इजाजत नहीं है, पकड़ ही नहीं सकता। जबरदस्त छूट, एक्सट्रीम लेवल का फ्रीडम। आप किसी मोहल्ले में रात को 2 बजे भी घूम रहे होंगे तो कोई आपको न तो सिविलियन वहां का बोलेगा, न वहां का पुलिस वाला बोलेगा, न वहां ऐसे सीटी बजाता हुआ कोई चौकीदार मिलेगा जो आपको हाथ पकड़ के बोले भाई कहाँ 2 बज रहे हैं रात को, तुम कहाँ घूम रहे हो। कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता। वहां जाकर के आप क्या करते हो, क्या बिजनेस करते हो, रेस्ट्रिक्शन जो भी अपने को लगता है कि ये सब है, ये सब किताबी है। तो एक्सट्रीम लेवल का फ्रीडम, यानी जितना फ्रीडम हो सकता है। और मैंने बताया था ह्यूमन बॉडी होना पर्याप्त है, बस कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं पासपोर्ट जेब में रख के रखना जरूरी है, वीजा जेब में रख के जरूरी कि यहाँ घुसे तो घुसे कैसे। बस उसने एक सील, एंट्री लेवल पे सील लगा दी कि ये आदमी की एंट्री हो गई। अब 6 महीने तक ये टूरिस्ट वीजा है, तो मेरे पास चूंकि टूरिस्ट वीजा है 10 ईयर का मल्टी एंट्री, तो मैं 6 महीने तक वहां रह सकता हूँ। 6 महीने बाद अगर वो आदमी वहां से नहीं निकला तो थोड़ी बहुत सर्चिंग होगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मतलब वो टेंशन नहीं पालते उस चीज की, इसीलिए तो वो आतंकवादी इतनी आसानी से घुस गए। पहले तो ऐसे आप जैसे बस में बिठाने जाते हो या ट्रेन में बिठा आते हो अपने किसी परिचित को, वैसे लोग फ्लाइट में बिठा आते थे, फ्लाइट में बिठा के और वापस आ जाते थे। जब तक फ्लाइट चली नहीं जाती थी नीचे खड़े रहते थे, इतनी फ्रीडम थी। वो तो 9/11 हो गया तो उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन किया,
क्योंकि लोगों ने उनको बेवकूफ़ समझा, उस फ्रीडम का मिसयूज किया। बहुत सारे लोग मिसयूज करते हैं उनके फ्रीडम का। अभी मैं देखता हूँ कि इंडियंस बहुत करते हैं, बहुत सारे देश के लोग करते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तमाम देशों के लोग वहाँ मिसयूज करते हैं उनकी फ्रीडम का, लेकिन एक्सट्रीम लेवल का फ्रीडम। तो अगर आपको कॉपी करना है, अगर फंडामेंटल राइट्स देखना है, तो फिर यूएस को कॉपी किया जाएगा, यूएस को देखा जाएगा। फंडामेंटल राइट्स हमने लिए हैं यूएस से, तो फिर यूएस का जो बिहेवियर फंडामेंटल राइट्स के मामले में वो यहाँ कॉपी होगा, और वो होता हुआ दिखेगा नहीं, तो इसलिए उसका लेने का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो वायलेशन है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन इसीलिए है। इसलिए बोलते हैं कि बोले, आप कहोगे इससे ज्यादा और क्या स्वतंत्रता चाहिए? नहीं, इससे ज्यादा स्वतंत्रता तो होती है ना। वहां टाइम्स स्क्वायर पे आदमी अमेरिका की सरकार को गाली दे रहा है, एकदम बोल रहा है ये जो 9/11 हुआ है तुम्हारी गलती से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा था कि नूपुर शर्मा की गलती से ये हुआ, तो सब लोग सुप्रीम कोर्ट को ही गाली देने लगे। वहां आम आदमी ऐसा पोस्टर लेके खड़ा हो जाता है टाइम्स स्क्वायर पे कि सरकार की नीतियों की वजह से लोग आक्रमण कर रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं अमेरिका पर। कोई उसको पकड़ के जेल में नहीं डाल रहा, कोई उस पर सेडिशन के चार्ज नहीं लगा रहा है, और वो कर सकता है। सब लोग बल्कि उसके साथ सेल्फी लेते हैं, बहुत सारे उसको देखते हुए जाते हैं कि ये प्रोटेस्ट कर रहा है, ये इसका राइट है और ये कर सकता है। बहुत सारे लोग उसको देखते हुए जाते हैं, कई लोग सेल्फी लेते हैं, कई लोग उसका फोटो खींच के ले जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा मुकुट टाइप कुछ पहने रहता है, कुछ न कुछ जानबूझ के अजीबोगरीब बनता है, वो कुछ न कुछ करता है वो। तो ये जो वो जो खुली हवा में सांस लेता है, उसको डर नहीं रहता कि मुझे अभी आएंगे पुलिस वाले घसीट के ले जाएंगे, मेरा ये पोस्टर तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कॉन्फिडेंट है और उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं है। और डाइवर्सिटी तो वहां पे भी है, लगभग सभी देशों के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, सब तरह के लोग। ये देता है वहां का कॉन्स्टिट्यूशन, ये देता है। इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे और कॉपी करने की बात करोगे तो ऐसे करो, वहां का जाकर के थोड़ा सा स्टडी करो, एक पैराग्राफ में ही करो, दिमाग टिक हो जाएगा। अभी एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था किसका, डेनी रॉड्रिक वाला, जिसमें उसने खींच करके अमेरिका की बुराई की। अमेरिका का ही आदमी अमेरिका की बुराई कर रहा है, अमेरिका को बोल रहा है कि तुम इस मुगालते में मत रहना कि तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हो, तुम ही से सब कुछ है, हम हैं तो बहुत कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। और डॉलर की सुप्रीमेसी है, ऐसा है, वैसा है, और सब कुछ अमेरिका अगर नहीं रहेगा तो दुनिया का जो ऑर्डर है पूरा गड़बड़ा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, इस मुगालते में मत रहना, अब दुनिया को कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, और तुमने भी कम पाप नहीं किया। यूक्रेन पे अगर रशिया ने चढ़ाई की तो तुमने भी इराक को ऐसे ही बर्बाद किया था, वो भी यूएन चार्टर में नहीं था, ये भी यूएन चार्टर के हिसाब से नहीं, उसने भी अनुमति नहीं ली, तुमने भी नहीं ली थी। और तुमने भी एक सोवरेन कंट्री को अटैक किया था, वो भी एक सोवरेन कंट्री, उनका प्रधानमंत्री काम कर रहा है, वहां सद्दाम हुसैन काम कर रहा था, तुम उस पर चढ़ गए थे, ये यहाँ चढ़ गए, दोनों ने बराबर पाप किया। तो तुम उपदेश देने की स्थिति में नहीं हो। और जहां तक चाइना से बात है तो ऐसा कोई रूल नहीं था कि चाइना आगे नहीं बढ़ेगा या चाइना इस तरह से व्यापार नहीं कर सकता। उसने व्यापार किया और वो आगे बढ़ा, उसने सप्लाई चेन में अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाया, वो आगे बढ़ा। उसने अपने यहाँ के लेबर और अपने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को और इन सब चीजों को यूज किया और वो आगे बढ़ा। तुम भी कर सकते थे, तुमने क्यों नहीं किया? उसने साजिश के तहत तुमको पीछे नहीं रखा, तुम कर नहीं पाए इसलिए वो आगे बढ़ा। तो वहीं का नागरिक वहीं की सरकार को लपेट रहा है, जम के लपेट रहा है। तो ऐसे ऐसे आर्टिकल जब आप वहां के लोगों के पढ़ोगे तो ये लगेगा कि अब तो ऐसा होना चाहिए कि अब तो इसके खिलाफ ईडी पहुंच जाएगा, अब इसके खिलाफ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं होता, कोई फर्क नहीं, उसको कुछ होता ही नहीं है। वहां की तमाम यूनिवर्सिटी फ्रीडम सिखाती है, फ्रीडम पढ़ाती है सारे। हमारे यहाँ तो एक जेएनयू है, उससे जेएनयू से परेशान हो जाते हैं, एक जेएनयू से। वहां की तो हर यूनिवर्सिटी जेएनयू है,
तभी तो वो दुनिया में नंबर 1 है। तो हमेशा नंबर 1 रहेगा, वो नंबर 2 कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो लोगों को बोलने देता है, लोगों को सोचने देता है। तो जिस देश के लोग बोलते हैं, जिस देश के लोग सोचते हैं, वो नंबर 1 होता है। सोचने के लिए मना किया जाता है, तुम इस तरह से बिल्कुल नहीं सोचोगे, सपने में भी नहीं सोचोगे ऐसा, और तुम ये बोल तो सकते ही नहीं, तो फिर वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सोचने समझने से, बोलने से आगे बढ़ता है। चुप रहने से, सहन करने से कभी कोई देश आगे नहीं बढ़ता। उसमें इंसान नहीं रहते, भेड़ बकरी रहते हैं, वो फॉलो करते हैं एक दूसरे को, उसी को भेड़ चाल कहते हैं। सोचना समझना, रैशनल होना, रैशनलिज्म, ये भगवान बुद्ध की भूमि है। और भगवान बुद्ध तो बोलते थे, अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। यहां तक कि मुझे भी फॉलो मत करो, मैं कह रहा हूं इसलिए भी मत मानो, अपना दीपक स्वयं बनो। अपना दीपक स्वयं बनने का मतलब ही है स्वतंत्र चिंतन, फ्री थिंकिंग। फ्री थिंकिंग, मेरा दिमाग जो सोचता है मैं उसको मानूंगा, बस बात खत्म। तो तुम कौन? तो गणतंत्र में यही तो होता है, मैं गण हूं, मैं जन हूं, जनतंत्र है, मैं लोक हूं, मैं पब्लिक हूं। तो इसलिए पब्लिक सिस्टम है, इसलिए वो जनतंत्र है, इसलिए डेमोक्रेसी है। तो किसी के हिसाब से सेट नहीं होता। फिर कहेंगे इस तरह से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो उसी को तो डाइवर्सिटी कहते हैं, प्रकृति सिखाती है। अगर फूल एक ही रंग के होते तो बगीचा सुंदर होता क्या? एक ही सुगंध के फूल होते तो आप जब भी बगीचा लगाते हैं 8-10 तरह के कलर लाते हैं, 8-10 तरह की सुगंध वाले पौधे लाते हैं, तब तो बगीचा सुंदर बनता है। तो डाइवर्सिटी तो नेचुरल है। एक रूपता की जरूरत क्या है? एक रूपता की क्या जरूरत है कि एक ही जैसा होना चाहिए? वननेस की जरूरत ही नहीं है। क्यों चाहिए वननेस? वननेस क्यों चाहिए कि पूरा एक राष्ट्र होगा और ये होगा? डाइवर्सिटी रखो ना, नेचुरल है डाइवर्सिटी। तो हमने, हमारी सबकी शक्लें अलग है, भगवान ने हम सबको अलग अलग बनाया। वननेस होती तो वही बना देता एक जैसा। वननेस तो नेचुरल है ही नहीं है। कोई भी चीज एक जैसी नहीं है नेचर में, कुछ ना कुछ डिफरेंस वो डाल देता है। ट्विंस में भी डाल देता है, कुछ ना कुछ मामूली डिफरेंस तो डाल ही देता है। इसका मतलब डाइवर्सिटी क्यों चाहिए आपको? सिमिलरिटी क्यों चाहिए? होमोजेनस क्यों चाहिए? और होमोजेनस विचार भी क्यों होने चाहिए? नहीं तो फिर उसका स्वतंत्र अस्तित्व क्या है? हमारे यहाँ एक गीत गाया जाता है, गायत्री परिवार में नीचे प्रज्ञा गीत है, उसमें 2 पंक्तियां हैं। न रूढ़िवादी बने रहे हम, नया सवेरा जगा रहा है। स्टीरियोटाइप्ड बन के रहना ही नहीं है, नया सवेरा जगा रहा है। स्वतंत्र चिंतन का राग कोई विवेक वीणा पर गा रहा है। विवेक की वीणा पर कोई राग गा रहा है, और वो भी कौन सा? फ्री थिंकिंग का। ये थी यूएस की फ्रीडम ऑफ स्पीच की परिभाषा, जो उस गाने के उन 2 लाइनों है। स्वतंत्र चिंतन का राग कोई विवेक वीणा पर गा रहा है। तभी तो होता अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। स्वतंत्र चिंतन, विवेक वीणा पर गाना। इसलिए हमारे गुरुजी ने एक कोटेशन लिखा है, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। परंपराएं जो भी रही हो उससे क्या लेना देना? नहीं तो फिर राजा राम मोहन राय को भी पीट पाट के चुप कर देते लोग, ये परंपरा है, चुप बैठो। और उनका पागल है क्या? ऐसी कोई परंपरा थोड़ी होती है। तुम्हारा विवेक है कि नहीं है? अकल है कि नहीं तुमको? महिला को जलाओगे क्या? उसका पति मर गया तो उसको जलाओ, जो मर गया उसको जलाओ, जिंदा को जलाओगे क्या? तो कहोगे नहीं इसकी संपत्ति है। तो फिर राजा राम मोहन राय ने कहा होगा ना कि मैं दूं क्या एक? परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व नहीं देंगे तो आप परंपराएं ढोते चले जाओगे, तो बर्बाद हो जाएगा। समाज तो डायनामिक है, सोसाइटी डायनामिक है, कल्चर डायनामिक है, जिंदगी डायनामिक है। तो जब सब कुछ गतिशील है तो विचार, इनको रोक कैसे लोगे? तो परंपराओं का क्या काम है? परंपराओं को कसौटी पे कसो कि वर्तमान में वो कितनी प्रासंगिक है, रिलेवेंट है। अगर वो काम की नहीं तो हटाओ उनको, नहीं बनाओ। इसलिए हमारे यहाँ एक नारा भी लगाते हैं, शायद आपको नहीं लगाते, आज से शुरू करेंगे, नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे। हमारे गुरुजी ने नारा दिया
कि नया समाज बनाएंगे और नया जमाना लाएंगे। तो फिर कैसे आएगा नया समाज और नया जमाना? अगर आप पुराना रूढ़िवादी स्टीरियोटाइप में रहोगे तो। तभी तो उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिए, जबकि ब्राह्मण उस जमाने के देने को तैयार नहीं थे। गुरुजी ने वेद पढ़वाया, हवन में बिठाया, यज्ञों का भी संस्कार कराया, बल्कि महिलाओं से यज्ञ करवाया। उन्होंने कहा यज्ञ में बैठना पर्याप्त नहीं है, आप ऊपर बैठ करके यज्ञ करो, कोई बोले तो मुझे बताना, मैं उसकी बैंड बजाऊंगा। तो उन पर जानलेवा हमले हुए, ब्राह्मणों ने हमले किए उस जमाने के। जातिवाद मिटाया उन्होंने कहा हमारे यहाँ गायत्री परिवार में आओगे, कोई जाति नहीं पूछा। आप लोगों में कोई मुसलमान भी बैठा होगा तो या नीचे कोई रोकेगा नहीं आपको, आपसे किसी ने जाति नहीं पूछी। आप यहाँ भंडारा हुआ था भी गुरु पूर्णिमा को, कोई भी बैठ के खाना खा सकता है। शांति कुंज में कोई भी किसी भी जाति का आदमी जाकर के खाना खा सकता है। इसके लिए इनको लोग ढूंढते थे कि इनको मार डाला। ऐसा काम करेंगे, धर्म भ्रष्ट करेंगे, हमारा पवित्र धर्म को भ्रष्ट कर देंगे। इन्होंने कहा ये कोई पवित्रता नहीं है, परंपराएं सब बकवास थी, ये तुम्हारी ओढ़ी हुई परंपराएं एकदम बकवास हैं, घटिया हैं, रूढ़िवादी हैं, हम नहीं मानते इनको। और उन्होंने ध्वस्त कर दिया उसको, और सारे लोग देखते रह गए और गेम खत्म हो गया। और ये ले उड़े पूरा नया धर्म बना दिया। ये था इंसानियत का धर्म, मानवता का धर्म, फंडामेंटल राइट्स वाला, कॉन्स्टिट्यूशन वाला। समझ में आया ना? ये है। तो हम चूंकि ऐसे परिसर में बैठे हैं और ऐसे गुरु की छांव में बैठे हैं, तो स्वतंत्र चिंतन जो है, इसलिए हमारे लेक्चर काफी डिफरेंट होता है। मार्केट में वो नहीं मिलेगा, क्वालिटी नहीं मिलेगी वो वाली, क्योंकि हम यहाँ से इंस्पायर हैं, भगवान बुद्ध से इंस्पायर हैं, गांधी से इंस्पायर हैं, अंबेडकर से इंस्पायर हैं, पूरी तरह से फुल्ली। इसलिए किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, किसी से राय लेने की जरूरत नहीं, किसी से मेल मिलाप करने की जरूरत नहीं, ना ही किसी से कंपेयर करने की जरूरत है। मैंने कहा कंपेयर कहाँ से करेंगे? जहाँ सोर्स है। तो नीचे लिखी किताबें जो है, उन किताबों को जाकर के देखो, उनसे उन्होंने लिखी किताबें हमने आपको लिखवाई थी, समझदारों की नासमझी वगैरह सब पढ़ो आप, दिमाग खोल देने वाली किताबें। उसी को युग साहित्य कहा है उन्होंने, युग को बदल देने की ताकत, समाज को बदल देने की ताकत। तो आप लोग भी तो युग को, समाज को बदलने ही तो जाते हो, कलेक्टर बन के, और क्या करते हो? सब लोग आप ही को कॉपी करते हैं, आप ही के पास आते हैं राय लेने के लिए, पूरे जिले को संभालते हो। तो युग न बदले, देश न बदले, समाज न बदले, लेकिन जिला तो बदल ही सकते। 3-4 साल में एक आदमी जिला बदल सकता है, पूरा जिले का व्यवहार बदल सकता है, वहां का कल्चर बदल सकता है। पर वो लीडरशिप उसके अंदर आएगी कहां से? अगर वो रट्टू तोता होगा तो किताब में से रट के आएगा तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसलिए आपको ओपन थिंकिंग सिखाते हैं, हर टॉपिक पे ओपन थिंकिंग करो, खुद सोचो, रैशनल बनो। इसी को रैशनैलिटी कहते हैं, तार्किकता, रैशनैलिटी, तर्क तथ्य प्रमाण पे आधार। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, साइंटिफिक टेम्परामेंट। साइंटिफिक टेम्परामेंट। कोई ये कहेगा कि नहीं बुधवार के दिन जो सूर्य सुबह उगेगा नहीं बल्कि अस्त होगा, सुबह में 6 बजे सूर्य अस्त होगा, आप मान लोगे? नहीं माना भाई, वो तो सनराइज के टाइम तो राइज ही होगा ना, वो ऐसा कैसे हो सकता है? आप मान ही नहीं सकते। किसी दिन कह दोगे कि नहीं ऑस्ट्रेलिया आपको सदर्न में लगता है, लेकिन वो तो हमको आर्कटिक के आसपास दिखेगा, आर्कटिक, आप लोग पागल हो गए क्या? आप नहीं मानोगे ना। साइंटिफिक टेम्परामेंट, यही तो है साइंटिफिक टेम्परामेंट। सिली सी बात है, जो चीज हो नहीं सकती उसको मानेंगे नहीं, बात खत्म। बताओ, तर्क बताओ, लॉजिक बताओ, फैक्ट्स लेके आओ, एविडेंस लेके आओ। ये 3 चीजों का आप डिमांड करोगे ना, ये 3 चीजें अगर ले आते हो तो फिर हम करते हैं एनालिसिस उसका, साइंटिफिक वाला। और अगर उसमें वो पाते हैं कि आप लोग पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में, जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो क्या पढ़ते हो? 3 कॉलम नहीं बनाते जब आप टेस्ट लगाते हो? वो जब हम करते हैं ना तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, तो फिर क्या करते हैं? पहला क्या होता है? एक्सपेरिमेंट होता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन, यस, ऑब्जर्व करते हैं ना उसको। देन रिजल्ट्स, निष्कर्ष, तब निष्कर्ष। तो पहले तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, देन ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर
फिर निष्कर्ष निकले, तुम बोले नहीं निष्कर्ष हम कह रहे हैं वो है निष्कर्ष, नहीं तुम्हारा नहीं मानेंगे, क्योंकि उसमें दो चीज मिसिंग है, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, ये दो चीज नहीं, ये दो हो जाएगी तो फिर निष्कर्ष मानेंगे। यही तो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, बहुत सिंपल है। तो फ्रीडम क्यों होना चाहिए, तो ये है, तो मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, इसलिए फ्रीडम होना चाहिए। किसी के साथ पैदा होता, जिम्मेदारियों के साथ पैदा होता, 6 लोगों की बात माननी है तो 6 लोगों के साथ पैदा होता, जिम्मेदारियों के साथ, कोई लिस्ट लेके पैदा नहीं हुआ, स्वतंत्र पैदा हुआ, इसलिए वो जन्म से स्वतंत्र है, रूसो। लेकिन समाज उसको बांध देता है। तो जीन जैक्स रूसो को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो पॉलिटिकल साइंस के थिंकर पढ़ो कि आखिर ये जो कंसेप्ट आया, ये इंसान के जन्म लेने से, इंसान गुफाओं में पैदा हुआ, फिर जमीन पे आया, खेती करना सीखा, सोसाइटी बनाई और फिर उसने पॉलिटिकल सिस्टम बनाया, तब जाकर के दुनिया भर में कॉन्स्टिट्यूशन बनने शुरू हुए। और एक कॉन्स्टिट्यूशन ने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर किया, कुछ ने कॉपी किया, कुछ ने एडिट किया, कुछ ने डिलीट किया, ऐसा कुछ करते करते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और अब इंडस्ट्री 4.0 का जमाना है, हमारे पास अच्छी खासी सोशल मीडिया है और रियल टाइम पब्लिश करने की पावर है। पहले अगर आपको कोई चीज पब्लिश करना है तो न्यूज़पेपर में पब्लिश होती थी और उसके लिए रात में जाकर के उसको देना पड़ता था न्यूज़, फिर वो एडिटर जो है उसको देखता था कि प्रॉपर है कि नहीं, फिर बाद में वो पब्लिश करता था। कई बार उस पर सेंसरशिप होती थी तो उसको और दिखाना पड़ता था गवर्नमेंट वाले को कि ये हम छापने जा रहे हैं, फिर वो ओके करता था इमरजेंसी के टाइम पे, फिर बाद में वो पब्लिश होती थी। अब रात को 11 बजे आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, आप एकदम से गुस्से में कुछ भी टाइप करके और आपने पब्लिश कर दिया, वो वायरल हो गया। अब आपके हाथ में नहीं है, उसकी तो न जाने कितनी कॉपी हो गई। अब आप क्या कर सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा अपनी वॉल पे डिलीट कर लो या अपने यहां से हटा लो, उससे क्या होना है। लोगों ने तो स्क्रीनशॉट लेके रख लिए और उसके बाद वो आपके प्लेटफॉर्म से हट के, फेसबुक से हट के वो व्हाट्सएप पे चला गया, उधर चला गया, और वहां से कितना रेप्लिकेट हो रहा है आपको नहीं पता, वहां से भयंकर रेप्लिकेशन हो रहा है। तो फिर आपके हाथ में नहीं रहा और आपके विचार गए लोगों के पास और पब्लिश भी हो गया और टाइम भी लिखा हुआ उसमें, रात को 11:10, तो रात को 11:10 सबको दिखता भी है। ये पावर है, स्वतंत्रता की पावर, यहां तक पहुंचे हम लोग। और इसलिए आपने देखा है कि ऐसे ऐसे लोग जो सपने में कभी नहीं सोच सकते थे, सेलिब्रिटी बन गए, जिनकी कोई कई सामान्य योग्यता है, जिनको कोई फेमस कर भी नहीं सकता था, अखबार वाला नहीं कर सकता था, उस क्षेत्र का विधायक में ताकत नहीं थी, लेकिन लोगों ने कर दिया उसको। लोगों ने उसको इतना पसंद किया कि वो सेलिब्रिटी बन गया और जिसके पास झुग्गी थी, झोपड़ी थी और कुछ नहीं था, उसका घर बन गया। तो ये पावर है, इसका मतलब ये किसी को सेलिब्रिटी बनाने का भी डिसेंट्रलाइजेशन है ये भी सेंट्रलाइज पावर थी ना, सेलिब्रिटी बनाना है, यानी कि कोई फिल्म में काम देगा तो बोलते ना इसने ब्रेक दिया है इसको, तो वो फोरफादर्स होते हैं वहां पर, उसके गॉडफादर्स होते हैं, और वो जो है वो उसको ब्रेक देते हैं और फिर उसको ऊपर पहुंचाते हैं। अब उसको ढूंढते फिरते हैं स्टार लोग कि ये आदमी कहाँ है, हमको इससे मिलना। तो सोशल मीडिया ने जो फ्रीडम का जो स्वरूप दिया वो सत्ता के हाथ से छीन लिया, सोसाइटी ने अपने हाथ में रख लिया, सत्ता के पास नहीं है। तो ये डेंजरस भी है और ये जिम्मेदारी भरा भी है। मुझे लगता है इससे जनता में जिम्मेदारी ज्यादा आई है। पहले वो लापरवाह थे, पहले उनको लगता था कि हमारे क्षेत्र का जो न्यूज़पेपर है उसका संपादक सब कुछ करेगा। अब उनको खुद ही जिम्मेदारी लगती है कि मुझे ये नहीं करना है क्योंकि इससे गड़बड़ हो सकती है। तो ढेरों लोग फेक न्यूज को पहचानना सीख गए हैं कि फेक न्यूज क्या होती है। ढेरों लोगों को पता है कि ये जो पोस्ट आई है केवल वायरल होने के लिए आई है और इसका उद्देश्य दूसरा है, वो उद्देश्य नहीं है जो हम समझ रहे हैं। ढेरों लोग समझने लगे, आम आदमी समझने लगा। लेकिन इस ट्रांजिशन पीरियड से हम गुजर रहे हैं तो यहाँ उसके कुछ ड्रॉबैक दिखेंगे, लेकिन धीरे 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 हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। एक समय ऐसा आ सकता है कि कानून बनाने से पहले सांसदों से पूछने के बजाय हम ही लोगों को सोशल मीडिया पे टास्क दे दिया जाए कि आप लोग फेवर में हैं तो इसको वो करें, यस करें या नो करें।
तो सांसदों के बजाय जनता से पूछा जाए और फिर वो देख लिया जाए कि पॉपुलर कौन सी बात है, यस वाली या नो वाली। तो जो पॉपुलर होगा वो चीज हो जाएगी। तो अगर ये हो गया तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ 3-4 चीजें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है उन तक फोन पहुंचे, स्मार्टफोन पहुंचे, उनको चलाना भी आए, इसलिए लिटरेसी भी बढ़े। तो लिटरेसी भी बढ़नी चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़े, लिटरेसी भी बढ़े। और दूसरा, इसमें जो है एक्यूरेसी देखने के लिए और उसको देखने के लिए कोई फर्जी तो नहीं कर रहा है, उसका एक सरकारी तंत्र विकसित हो। और डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी, ठीक है ना, डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी भी होना चाहिए। नहीं तो जो एजेंसी इसको कर रही है वो फिर मिसयूज करेगी और सामने वाले को जो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए वो ओपन हो जाएगा, तो फिर उसको थ्रेट भी मिल सकता है, तो वो नुकसान हो सकता है, उसका गला भी काटा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो प्रोटेक्शन भी उसको मिलना चाहिए, तो उसको बोलेंगे डेटा प्रोटेक्शन। तो अभी 3-4 चीजें इस दिशा में होनी है जो भारत में अभी नहीं हुई है। और जिस स्पीड से लिटरेसी का काम चल रहा है वो थोड़ा धीमा है, तो अगले 20 साल तक जो है मुश्किल लगता है। और अभी भी इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, तो अभी भी बहुत सारे लोग स्मार्टफोन खरीदने की स्थिति में या हर महीने जो है डेटा रिचार्ज करने की स्थिति में नहीं है। कम से कम 30% लोग नहीं है, 30-40% लोग अभी भी नहीं है। तो अभी उन लोगों को भी उस आय सीमा में लेके आना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें संभव होगी। लेकिन काफी कुछ बदलाव हुआ है, लोगों में जागरूकता आई है, लोग इन चीजों को एक्सेप्ट करने लगे हैं। तो ये है फ्रीडम के ऊपर। तो मैं यही आपसे, अगला मेरा जो निबंध है वो यही है कि आधुनिक भारत में या आधुनिक दुनिया में स्वतंत्रता का महत्व, फ्रीडम, द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम इन मॉडर्न वर्ल्ड, चैलेंजेस, फ्यूचर एंड चैलेंजेस, भविष्य और चुनौतियां, फ्यूचर एंड चैलेंजेस। इस बार का निबंध, शायद पिछली बार हम नहीं दे पाए थे निबंध, तो इस बार ये निबंध दे रहे हैं, फ्यूचर एंड चैलेंजेस। दिया था पिछली बार, इस बार इस पे लिखिए, ठीक है। बहुत कुछ लिखने को है और उसको समझिए, क्योंकि इसको खतरा आया है, और अगर ये खतरा बढ़ा तो फिर नुकसान बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नुकसान है। खास करके सिविल सोसाइटी को नुकसान है, यंग लोगों को नुकसान है, और जो नौकरी करना चाहते हैं उनको नुकसान है। नौकरी की खोज में जो लोग जाना चाहते हैं उनको नुकसान है, क्योंकि जिस तरह की चीजें भड़काऊ हमारे यहाँ होगी और हम दूसरे देशों के साथ व्यवहार करेंगे, अगर हमारे साथ विदेशों में होने लगा तो यहाँ जो लोग सपना संजोए हैं कि हम अमेरिका में जाके नौकरी करेंगे, यूरोप में जाके नौकरी करेंगे, उन लोगों के साथ भी फिर वैसी घटनाएं होंगी, ठीक है। तो जिस तरह से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ऋषि सुनक जो है वो वहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है, तो हमारे यहाँ यदि कोई विदेशी प्रधानमंत्री बन रहा हो तो और कोई देश सेलिब्रेट करे तो कैसा लगेगा? तो हम बनने देंगे किसी विदेशी को प्रधानमंत्री? कितना खतरनाक माहौल बन गया। तो फ्रीडम का, तो जो स्टीरियोटाइप्ड कंट्री था वो इतनी फ्रीडम देता है। तो ब्रिटेन का इंपॉर्टेंस भी दूसरे तीसरे नंबर पे इसलिए आता है ना, जबकि वो भी रूढ़िवादी है, लेकिन उसका नंबर जो है हमारे देश से पहले आता है, क्योंकि वहां आप सेलिब्रेट कर सकते हो, उनको बुरा नहीं लगता। हालांकि उसके पीछे भी कॉन्स्पिरेसी चल रही है लोकल, और बहुत सारा उसको रोकने की कोशिश भी बहुत होगी, अभी बने नहीं है, लेकिन उसकी संभावना बनती है। और वहां आदमी सोच सकता है कि हाँ मैं बन सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब वो ओपननेस अभी नहीं है, वैसा दिल अभी संकरे हैं। और वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः और ये सब बकवास चीज है अभी भी, क्योंकि अभी भी वो लेवल नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल दिल में आना चाहिए वो लेवल, और वो हमारे दिमागों में आना चाहिए। अभी दिमाग साफ नहीं है, अभी दिमाग के जाले ठीक नहीं हुए हैं। जब तक झटके नहीं लगेंगे थोड़े से तब तक होंगे नहीं, इतनी आसानी से नहीं होते, ठीक है, टाइम लगता है उसको। और सबसे बड़ा तो पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप पढ़े लिखे तो हों, और पढ़े लिखे होने का मतलब आपको सारे पहलू पता हो, सारे डायमेंशन पता हो, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है, लेकिन वो पंगा लेने की स्थिति में नहीं। हाँ, लेकिन अपने बेटे को वो यहाँ नहीं रखना चाहते। सरकार के साथ भी हैं, और सरकार के साथ आपको दिखेंगे भी सही, नारा लगाते हुए भी दिख जाएंगे, बोले
लेकिन उनके खुद के बच्चे की बात है कि बोले नहीं ये रखने लायक जगह नहीं, यहाँ नहीं रख सकते। अरे तो भाई तुम तो समर्थन कर रहे हो ना, और तुम तो समर्थक हो और साथ में रहते हो, नहीं वो बात अलग। लेकिन मेरा बेटा बहुत सीधा है, यहाँ तो बदमाशों की जगह है, यहाँ तो मतलब बदमाश होना पड़ता है, चालू टाइप आदमी होना पड़ता है। मेरा बेटा तो काम से काम रखता है, कहीं लाइन लगी हो तो लाइन में सबसे पीछे जाके खड़ा हो जाएगा, वो इस टाइप का है। यहाँ तो ऐसा चाहिए कि कोई सीधा जाके पहले नंबर पे जाके खड़ा हो जाए, कोई बोले तो उसका सर फोड़ दे, तब जाकर वो सर्वाइव कर सकता है। नहीं तो फिर ये लोग अच्छे नहीं है जिनके साथ तुम लगे हुए हो। नहीं अच्छे तो हैं, मैं तो इन्हीं का सपोर्टर हूँ तो फिर अपने बच्चे को यही रख दो। नहीं वो दरअसल इस लायक नहीं है, वो दरअसल इतना तेज नहीं है ना, जैसे ये लोग तो बहुत तेज हैं। ये बात समझ में आ गई ना? तो अभी जो सपोर्टर आपको जितने भी दिखाई दे रहे हैं, उनके जिगर के टुकड़े को जिनसे वो प्यार करते हैं उनको वो यहाँ नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते। ये वाली बात है। इसका मतलब जिस दिन वो अपने प्यार करने वालों को भी यहाँ छोड़ना शुरू कर दें या कहें कि नहीं वो रहेगा तो यहीं कुछ भी हो, और ये इससे बढ़िया और कुछ नहीं है दुनिया में, उस दिन समझ लेना कि स्थितियां ठीक है। अभी स्थितियां जो है आप एकदम सेटिस्फैक्ट्री नहीं कह सकते। सेटिस्फैक्ट्री इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आप कहोगे इतने समझदार आदमी भी तो साथ में है, डर के मारे। किस कारण से है? डर के मारे। वो साथ में तब कहलाएंगे जिस दिन वो, अब आप जितने भी बड़े बड़े लोगों को जो भी साथ में है उनके बच्चों की लिस्ट देख लो, प्रोफाइल देख लो, कहां पर है वो बच्चे, सब यूएस में। तो यूएस अगर इतनी बुरी भाषणों में जितना यूएस को बुरा गाली दी जाती है, अब वो इतना ही बुरा है तो तुम्हारे बच्चे वहां क्या कर रहे हैं भाई? वो आना ही नहीं चाहते, आना ही नहीं चाहते। उस वहां जिसने सांस ले लिया उस खुली हवा में, वो जो स्वतंत्रता जिसने एंजॉय कर ली, वो आना ही नहीं चाहता, कभी नहीं आना चाहता। बल्कि डॉक्टर बोलता है, मैंने बताया ना, डॉक्टर बोलता है कि तुम बीमार हो, तुम नहीं जाओगे, उसके लिए टेबू है। बोले इंडिया नहीं जाओगे तो क्योंकि तुम बीमार हो, मर जाओगे, मतलब इंडिया जाओगे तो मर जाओगे क्योंकि तुम्हारी हालत नहीं है इंडिया को झेलने की। मतलब मैंने जब सुना तो मैं कहा यार हम तो वहीं रहते हैं, वहीं से आया वहीं वापस जा भी रहे हैं, और यहाँ तो इनके लिए तो बिल्कुल। बोले नहीं आप बॉर्डर लाइन पे आप, मतलब ये बाहरी एयर प्यूरिफायर है, बाहर हवा में हमारे यहाँ 250-300 सामान्य बात है भोपाल में एयर क्वालिटी, और वहां की 39-40 है, उसके बावजूद कमरे में एयर प्यूरिफायर लगा रखा है। कमरे के अंदर एयर प्यूरिफायर लगा रखा है, बाहर 39-40 के आसपास है, 25 से 50 के बीच में। 50 के बाद में हम लोग पॉल्यूटेड मानते हैं, लेकिन भोपाल में 250 रहती है एवरेज, दिल्ली में 350-400 रहता है। बाद में तो मीटर नापना ही बंद कर देता है ठंड में, वो एकदम एक्सट्रीम चला जाता है दिल्ली में एयरपोर्ट से जब मैं बैठा था टैक्सी में, तो वो ऊपर से गिरते थे, जैसे आप कोई कार्बन होता था या कागज जलाते हैं तो ऊपर से जो टुकड़े गिरते हैं ना, और आसपास किसी फर्श पे सफेद फर्श होगा तो वो काला सा हो जाता है, ऐसा खिड़की पे आके गिरते हैं, सामने विंड स्क्रीन पे आके गिरते हैं, इतने मोटे मोटे। और अगर आप ये बाहर हो तो ये आपके नाक में जा रहे हैं, तो कम से कम 100 सिगरेट पीने के बराबर 1 घंटा बाहर घूमना हो जाए 100 सिगरेट के बराबर। ऐसी ऐसी खतरनाक स्थितियां हैं, तो इसीलिए तो मना करते हैं। इसलिए तो वहां एकदम से कोई गड्ढा खोदता हुआ नहीं दिखता, कभी ऐसा नहीं कि यहाँ हमारे मकान का काम चला, आधे तो रोड ही खोदे रहते हैं। ये वहां तो ये है कि अगर आपने कुछ खोदा है तो उसको एक तो बंद करना, वृक्षारोपण आपको करना नहीं है। ऐसे हर किसी को वृक्षारोपण की इजाजत नहीं है कि कोई पौधा ला मैं यहाँ वृक्षारोपण करूंगा, पुलिस ले जाएगी उसको। कोई वृक्षारोपण ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करते। तुम मिट्टी न जाने कितनी उड़ा दोगे, धूल उड़ा दोगे हवा में, तो कहीं पे भी अगर गलती से भी कुछ हुआ उसको दबाओ, उस पर पानी डालो, उसको प्लेन करो। ऐसा होता है, ऐसा हमारे यहाँ ख्याल रखा जाता है। कोई मर्जी पड़े, कोई तो जबरदस्ती खोद रहा होता है ऐसे ही। हाँ, तो ढेरों सिर पर है हमारे यहाँ, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ढेरों चीजें हो रही। मकान के काम चलते हैं तो अब यहाँ भोपाल में तो फिर भी शेड वेड डालते हैं, चारों तरफ उसको कवर करते हैं। यही तो यूएस स्टाइल है, पूरा उसको कवर करके और फिर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। लेकिन हमारा थोड़ा रायसेन चले जाओ या इधर और चले जाओ विदिशा या सीहोर, तो वहां तो सब ओपन नहीं हो रहा होता। यहाँ तो फिर भी थोड़ा बहुत फॉलो करने लगे हैं, वो भी कई बार बाद में करते हैं, आधा तो ऐसे ही कर देते।
ठीक है, बाद में करते हैं उसको। तो बड़े बड़े काम, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये महंगा बनाती है। इसी से तो डॉलर महंगा है ना, इसीलिए डॉलर महंगा है। कई लोग बोलते हैं ये इतना महंगा क्यों, कई छोटे बच्चे सवाल करते हैं, छोटे क्लास के जो 9th वाले होते हैं, 8th वाले, सर ये हमारा तो इतना सारा 79 रुपीज और इनका तो केवल $1 ही, ऐसा क्यों? उसकी डिमांड और सप्लाई उस बेस पर है। उसकी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। लोग डॉलर को चाहते हैं, लोग यूएस में रहना चाहते हैं, लोग यूएस में नौकरी मांगते हैं, सर कोई यूएस आना चाहता है, हर कोई डॉलर को अपने पास सुरक्षित करके रखना चाहता है। रिजर्व करेंसी है, रिजर्व करके रखने लायक करेंसी है जो कैश की जा सकती है कभी भी। दुनिया भर में उसकी मान्यता है। तो क्यों है मान्यता, क्यों है एक्सेप्टेंस, क्यों है? वो है फ्रीडम। बसना चाहता है आदमी, उसको जिंदगी जीने को मिलती है, इसलिए वो रहना चाहता है। तो इंपॉर्टेंट समझ में है। तो अगर आपको महंगा होना है, अगर आपको सरवाइव करना है, दुनिया में इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, आपके यहाँ कंपनियां बनानी है, प्रोडक्शन करना है, एक्सपोर्ट करना है, इस लायक कुछ करना है, तो आपको ये चीज कॉपी करनी पड़ेगी। ठीक है, या फिर फ्रॉड करना है, धोखा देना है, तो चीन जैसा कॉपी करो। उसने कॉपी किया, नकल किया, चुराया, उसने बहुत सारी चीजों को चोरी करके आगे बढ़ा, धोखा देके आगे बढ़ा, अपने यहाँ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करके आगे बढ़ा। चीन जो आगे बढ़ा वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, हुकोकू उनका सिस्टम है। हुकोकू सिस्टम जो है वो क्या है, गांव के जो लेबर आते हैं वो शहरों में आएंगे, तो उसके बाद वो वापस गांव जाना होगा कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद, 4 महीने के लिए, 1 साल के लिए उनको लेबर के तौर पे यहाँ लाया जाता है शहर में। उसके बाद उनको वहां बसने की इजाजत नहीं होती, उनके बच्चों को वहां पढ़ने की इजाजत नहीं होती, उनको वापस गांव भेज दिया जाता है। तो शहरों में वो बस भी नहीं सकते, शहरों में अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते, मकान भी नहीं बना सकते, इसका मतलब वो लेबर है। और मिनिमम वेजेस का कोई सिस्टम नहीं है, तो इसका मतलब बेगारी होगी। आर्टिकल 23 वाला, कॉन्स्टिट्यूशन जैसी कोई चीज नहीं है, रेमेडी कहीं से मिलेगी नहीं। और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी और वो सब लगा हुआ है, तो पुलिस जो है वो कोई गलती से छुप छुपा के कहीं रह गया तो पकड़ा जाएगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत यहाँ आए थे। तो अपने ही देश में वो स्वतंत्र नहीं है। ये है ह्यूमन राइट वायलेशन, मानवाधिकारों का हनन है बड़ी मात्रा में, बड़े पैमाने पर। तो इंडिया ऐसा कर नहीं सकता, तो हम लोग चाइना से आगे निकल नहीं सकते। हम ना तो अमेरिका जैसी स्वतंत्रता दे सकते हैं, ना उतना गिर सकते हैं, बीच के हैं। मानवाधिकारों का हनन करते करते हम वहां तक भी नहीं पहुंच सकते जितना चाइना पहुंचा, और ना ही हम अमेरिका की तरह लोगों को स्वतंत्रता दे सकते हैं। इसलिए हम ऊपर नहीं जा सकते। ऊपर जाने के लिए 2 चीजें करनी पड़ेगी, या तो आप पूरी तरह से वैसे हो जाओ, या मानवाधिकार बिल्कुल ध्वस्त हो जाए, कोई अपील ना कर सके, कोई कोर्ट में ना जा सके, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई पुलिस, कोई सुनवाई, कुछ नहीं, गरीब आदमी का कुछ नहीं, या तो बिल्कुल वैसे हो जाए। और फिर उनसे लेबर ले, जबरदस्त काम कराएं, उनसे शोषण करें उनका, और फिर आगे बढ़ें जैसा चाइना ने किया। तो चाइना जो खड़ा हुआ है वो केवल कुछ लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों को उसने झोंक दिया, और अपनी करेंसी को जानबूझ के युआन को गिरा के रखा, उसने बहुत हद तक गिरा के रखा। हमारा रिजर्व बैंक ये सब कर ही नहीं सकता। अमेरिका ने कई बार बोला उसको कि युआन को इतना क्यों गिराते हो, इससे तो निर्यात जो है वो बढ़ता है और आयात जो है वो नहीं पाता। तो अमेरिका के लोग तो खरीद नहीं पाते, चाइना के लोग तो खरीद नहीं पाते, इंपोर्ट तो बहुत कम हो जाता है, एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाता है। तो जब भी करेंसी आपकी डिवेल्यूएट होती है तो ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंपोर्ट को हतोत्साहन क्यों मिलता है, डिस्करेज होता है। क्यों होता है? क्योंकि पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ता है खरीदने के लिए, तो लोग खरीदते नहीं है, इंपोर्ट ही नहीं करते। और एक्सपोर्ट क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि करेंसी ज्यादा मिलती है, फॉरेन करेंसी ज्यादा मिलती है, और ज्यादा मिलती है तो आपको लोकल करेंसी में ज्यादा पैसा मिलता है, तो आपके बैंक में ज्यादा पैसा आता है, आपके खाते में ज्यादा पैसा आता है। इसलिए एक्सपोर्ट बढ़ता है, इंपोर्ट कम हो जाता है। इसलिए डिवेल्यूएशन करके रखते हैं अपनी करेंसी को।
और उसने किया, एक्सट्रीम लेवल पे जाके किया। तो चीन का एग्जाम्पल और अमेरिका का एग्जाम्पल दोनों अलग अलग है। एक एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के फ्रीडम दे रहा है, एक्सट्रीम फ्रीडम, और एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके फ्रीडम को एक्सप्लॉइट कर रहा है, स्वतंत्रता का शोषण कर रहा है, खत्म कर रहा है, मानवाधिकारों को खत्म कर रहा है। और एक नंबर 1 है, एक नंबर 2 है दुनिया में। तो हमें किसे कॉपी करना चाहिए? हाँ, पॉजिटिव चीज तो यही है, लेकिन उसके लिए इनोवेशन, फिर उसके लिए वही रैशनल होना पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज को फ्रीडम देना पड़ेगी, सभी लोगों को साक्षर होने की कोशिश करना पड़ेगी, रिलीजन के नाम पे स्वतंत्रता देना पड़ेगी। रिलीजन उतना जरूरी नहीं है अमेरिका में, सेकेंडरी है, तो आपको रिलीजन को सेकेंडरी करना पड़ेगा। रिलीजन को फर्स्ट रखो, एक नहीं, धर्म तो हमारे लिए प्राथमिक रूप से, कुछ भी हो जाए धर्म से तो बिल्कुल समझौता नहीं होगा, तो फिर बात खत्म हो जाएगी। तो इकोनॉमी फर्स्ट होना चाहिए, तो उनके लिए इकोनॉमी फर्स्ट है, उसके लिए नागरिक फर्स्ट, इकोनॉमी से भी पहले नागरिक। इकोनॉमी फर्स्ट तो यूं कहेंगे चाइना, नागरिक सेकेंडरी था। अब वो भी बोल रहे हैं कॉमन प्रॉस्पेरिटी की बात, और वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ बातें हैं, मॉडल नहीं है वैसे। तो कुछ करंट अफेयर्स तैयार हो रहा है, ये है। तो ये बहुत सारे आर्टिकल्स जो द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं, उनका सार बता रहा हूं मैं, एक्सट्रैक्ट बता रहा हूं आपको। आप जब कभी लिखोगे तो इस टाइप की चीजें इसमें से लिखिए। फिर हमारी कल्चर को ले लो कि हमारी कल्चर कहां से आई, तो वो तो फ्रीडम देती है, अशोक ने फ्रीडम दी थी, बहुत सारे राजा महाराजा, और सबसे बड़ी चीज है हमारे वेदों में फ्रीडम थी, वेदों में बहुत ज्यादा फ्रीडम थी। वैदिक सभ्यता में, वैदिक सिस्टम हमारा जो पूरा का पूरा है वो फ्रीडम बेस्ड है, जबरदस्त फ्रीडम। नचिकेता अपने पिता से जो बात करता है, भारत एक खोज में देखा है कि नहीं आपने? नचिकेता वाला देखिए, बाद में यमराज से प्रश्न करता है, तो वो तो जेएनयू से काफी ऊपर है मामला। इतना फ्रीडम किसको कहते हैं? उसको मालूम है मेरा पिता जो है मुझे श्राप दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसके बावजूद वो प्रश्न करते हैं। पूरे पूरे उपनिषद फ्रीडम से भरे पड़े हैं, इसी को वेदांत कहते हैं। तो भारत वेदांत की भूमि है, फ्रीडम की भूमि है। स्वामी विवेकानंद खुद फ्रीडम का नाम थे, बहुत ज्यादा फ्रीडम थे। और शंकराचार्य, दयानंद सरस्वती, और ज्योतिबा फूले, और अंबेडकर, और खुद गांधी। गांधी के समय में कांग्रेस में एक से एक लीडर थे, और गांधी यंग थे, जूनियर थे देखा जाए, लेकिन वो कार्यक्रम बताते थे ना, इस तरह से करो, इस तरह से करो, और यूं करो। कई लोग गांधी पे आरोप लगाने लग जाते हैं, गांधी ने ये कर दिया, गांधी ने वो कर दिया, गांधी ने ये नहीं होने दिया, गांधी ने वो नहीं होने दिया। अगर आप 10 साल पहले जाओगे तो आप देखोगे कि गांधी को कोई कुछ करने नहीं दे रहा था, बात समझ में आ रही थी। तो वो तो उसने अचीव किया, वो वहां तक पहुंचा कि वो जो बोलता था फिर वो होने लगा। लेकिन उससे पहले आप देखोगे कि गांधी को कोई कुछ नहीं करने देता था, गांधी को कुछ समझते ही नहीं थे, बहुत जूनियर थे गांधी। 1920 में गांधी की स्थिति बहुत पतली थी, हालत बहुत पतली थी, जबकि असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन का प्रस्ताव पास हो गया। लेकिन उससे पहले गांधी को कोई मानता थोड़ी था। कांग्रेस में जो थे लोग, रॉयल लोग थे, दादा भाई नौरोजी, ऐसे ऐसे लोग थे। दादा भाई नौरोजी का किस्सा बताया था हमने आपको, सैलून लेके चलते थे, पूरा एक कोच होता था रेलवे का, वो सैलून कहलाता था, उनका खुद का कोच था। जहां उनको जाना आता था, इंजन आता था, उनका कोच उस दिशा में जो ट्रेन जा रही होती थी उसके साथ वो कोच जुड़ जाता था, उसमें उनका ऑफिस था पूरा, जैसा डीआरएम के पास होता है, ऐसा बकायदा ऑफिस था, बेडरूम था, किचन था उनका खुद का, पेंट्री कार थी खुद की। और गांधी को जब मिलना था तो उनसे कहा गया गांधी को कि आप एक स्टेशन पे चढ़ना, उनसे मिलना, फिर दूसरे स्टेशन पे उतर जाना, फिर अपनी ट्रेन में बैठ के आना वापस किसी दूसरे। ये मिलने का तरीका होता था दादा भाई नौरोजी से, ग्रैंड ओल्ड मैन। ऐसे लोग कांग्रेस में थे।
खुद जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, जो सबसे रईस लोग थे, गांधी तो उनके सामने फकीर था, कोई स्थिति नहीं थी गांधी की। और ऐसे समय में गांधी का लेक्चर होने लगना, गांधी के भाषण होना, गांधी की लिखी हुई बातों को लोगों के द्वारा पढ़ना, और गांधी ने कोई प्रोग्राम सजेस्ट किया तो राष्ट्रीय कार्यक्रम हो जाना, नेशनल प्रोग्राम हो जाना। इसका मतलब उस आदमी ने हासिल किया, वो अचीव किया था, मिला नहीं था उसको। ऐसा नहीं गांधी के पिताजी जो थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, तो थाली में परोस के दे गए थे। जवाहरलाल नेहरू का अचीवमेंट उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू की वजह से थे, ठीक है। वो पैतृक था, अचीव नहीं था। दो तरह की परिस्थिति होती है ना समाजशास्त्र में, स्टेटस एंड रोल। एक एक्वायर्ड स्टेटस, जो आप एक्वायर करते हो, और एक आपको मिलता है, विरासत में मिलता है, लिगेसी की वजह से मिलता है। तो गांधी ने अचीव किया था, उनके फोर फादर्स नहीं थे राजनीति में, गांधी के पूर्वजों में से कोई भी राजनीति में नहीं था, और ना ही दिल्ली में उनको जानते थे, ना ही कांग्रेस में कोई था। ऐसे में कांग्रेस को बाहर से किंग मेकर की तरह चलाना, क्योंकि वो कई बार अध्यक्ष भी नहीं थे, तो भी उन्हीं की चलती थी, सब उन्हीं से पूछते थे, और वो जो फाइनल करते थे वही कांग्रेस में होता था। तो बहुत बड़ी चीज है। तो दूसरा व्यक्ति भी हासिल करे उस स्थिति को, क्योंकि वो तो सिर्फ फ्रीडम था, कोई भी कर सकता था। गांधी ने भी तो उसी फ्रीडम का फायदा उठाया। तो उस फ्रीडम का कोई आदमी दूसरा भी अपनी योग्यता विकसित करे, पात्रता विकसित करे और वहां तक पहुंचे, तो वो ओपन था सिस्टम। गांधी ने उसी ओपन सिस्टम को तो यूज किया था, किसी ने ले जाके बिठाया थोड़ी था, अपने काम से उसने हासिल किया था, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमको, हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो लिगेसी है इस देश की राजनीतिक पॉलिटिकल, वो तो हमको फ्रीडम सिखाती है। और हमारे यहाँ फ्रीडम कूट कूट के भरा हुआ है, तभी तो लोग वहां तक पहुंचे हैं। जिसकी कोई विरासत नहीं है, जिसकी कोई संभावना नहीं है वहां तक पहुंचने की, वो वहां पहुंच जाता है। इसका मतलब इंडिया में ये सब है। आप दोनों किसकी तैयारी कर रहे हैं? पहली बार आए आप दोनों? पहले कभी आए? तो फिर आपका तो पहली बार जैसा लग रहा व्यवहार। हाँ, अटपटा क्यों लग रहा है? कोई ऑब्जेक्टिव रटवाएंगे? तो ऐसा नहीं, आपस में बात मत करो, ठीक है। ऐसा लगता ना पहली बार आए। चलो कोई बात नहीं, फ्रीडम है आपको। इतना फ्रीडम तो होना ही चाहिए। ठीक है, क्यों फ्रीडम पे लेक्चर दे रहे हो और फिर उसमें फ्रीडम ही छीन लेंगे तो फिर कैसे होगा? चलो हमारे से ही शुरू करो, ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? हिस्टोरिकल, है ना। तो हिस्टोरिकल लिगेसी हमारी जो है वो हमको साथ देती है। तो ये चीजें हैं, ये चीज हमने इसलिए बताई क्योंकि अब आप अधिकांश प्रश्नों का सामना करोगे, खास करके न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, एक काफी विवाद भारत में अब आने लगा। ऐसा नहीं है कि इन दिनों में इस सरकार में ही ऐसा लगता है कि न्यायपालिका को कठपुतली बनाया जा रहा है या न्यायपालिका से मनमाफिक फैसले करवाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बीच बीच में तो कभी लग रहा है कि सरकार को झटका लग रहा है न्यायपालिका से, ऐसा दिखता भी है। और कभी कभी लगता है कि नहीं नहीं, न्यायपालिका तो पूरी तरह से कब्जे में आ चुकी है सरकार के, और वैसे ही फैसले दे रही है जो सरकार चाहती है। इमरजेंसी के टाइम पे भी इंदिरा गांधी पे यही आरोप लगे थे, और सुपरसीड करना, अपने पसंद के जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना, ऐसे बहुत सारे काम इंदिरा गांधी ने भी किए। तो उन पर बहुत आरोप लगे कि उन्होंने न्यायपालिका का इस्तेमाल अपने हिसाब से किया। ऐसा और भी विवाद आपको इतिहास में मिल जाएगा जब न्यायपालिका के बारे में ऐसी बातें कही जाती थी। तो एक क्षेत्र तो ये है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी जो प्रेजेंट स्टेटस, अभी की स्थिति कि वर्तमान में न्यायपालिका की क्या स्थिति। तो ये कोई अभी की बात नहीं है, हिस्टोरिकल है, उसके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे चौंकाने वाले ऐसे फैसले हैं जो आपको चौंका देते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट तो कम से कम ऐसा नहीं बोल सकता। खुद अपने फैसले पलट करके भी उन्होंने चौंकाया, खुद के फैसले पलट करके भी चौंकाया। तो ये है स्थिति, इसलिए उसको
कोई सरकार विषय से जोड़ करके ना देखें, लेकिन उसके बारे में एक बार लिखना पड़ता है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं, जैसे कि आरबीआई है, सीबीआई है, और ये जो ईडी है, इनकम टैक्स है, तमाम प्रकार की सरकारी एजेंसियां, इनकी स्वतंत्रता ये कितनी स्वतंत्र है। तो मैंने आपको बताया था कांग्रेस के समय में कहा जाता था कि ये फेरट है और ये स्वतंत्र नहीं है और सरकार इनको अपने हिसाब से यूज करती है। एक ही है। तीसरी स्वतंत्रता है ऑटोनॉमी, राज्यों की ऑटोनॉमी, स्टेट्स की, यानी फेडरलिज्म। संघवाद जो हमने चुना है फेडरलिज्म, उस फेडरलिज्म के तहत राज्यों को कितनी स्वतंत्रता है। तो राज्यों की स्वतंत्रता बाधित होते हुए कई जगह लगता है। जैसे मोदी जी आए थे लॉकडाउन के समय में, लॉकडाउन भी नहीं लगा था, पहला जो है जनता कर्फ्यू उन्होंने लगाया था 23 मार्च वाला, और उस समय में वो, जबकि बात होती है कि हेल्थ और पुलिस और ये सब चीजें तो राज्य का विषय है, तो कोई राज्य तय करेगा कि हम कितना लॉकडाउन लगाएंगे, पुलिस का कैसे इस्तेमाल करेंगे, या स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होंगी, ये सब तो। लेकिन उन्होंने इमरजेंसी का नाम लिया और कहा पूरे देश में लॉकडाउन होगा, पूरे देश में एक दिन का कर्फ्यू होगा और पूरे देश में इतनी तारीख से इतनी तारीख तक बंद रहेगा, और खोलते भी वही थे, बंद भी वही करते थे बार बार आके टीवी पे। तो ये तो मतलब स्वतंत्रता खत्म कर दी। ऑटोनॉमी कहाँ है फिर राज्यों की, जबकि आपने जो शेड्यूल है 7, उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में आपने साफ साफ डिवाइड किया हुआ है। तो फिर आप आकर के कैसे बंद करवा रहे हैं। आप मंत्रियों की बैठक ले लो, उनको थोड़ी गंभीरता बता दो, लेकिन फिर वो लगता है कि नहीं, सारे बॉर्डर और अगर एक साथ सील नहीं किए तो एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलेगा। तो क्या ऐसे महामारी के समय में राज्यों की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया जा सकता है? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था, राज्यों की स्वतंत्रता। फिर आपने जो गवर्नर बिठाया हुआ है वहां, वो बार बार वहां मुख्यमंत्री को कई सारे काम करने से रोकता है या फालतू के निर्देश देता रहता है, तो क्या वो स्वतंत्रता में बाधा नहीं है? तो गवर्नर की पोस्ट, प्रधानमंत्री का आकर के नेशन को एड्रेस करना, ये एक मुद्दा। फिर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगा देना। फिर हेल्थ जो विषय है, वो हेल्थ विषय जो है वो किसका है? राज्य का है। तो फिर जो वैक्सीन फ्री में लगाना है या खरीद के लगाना है, ये सब भी प्रधानमंत्री तय करेंगे। इस तारीख से वैक्सीनेशन शुरू होगा, वो भी वही बताएंगे। फिर वही सब, तो फिर हेल्थ के विषय में, लॉ एंड ऑर्डर के विषय में, लॉकडाउन के विषय में, या फिर राज्यपाल के माध्यम से वहां की राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाना, या फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में जीएसटी का जो मुआवजा देने वाली बात थी, उसकी बात है, वो उसमें डिले करना। तो इसके ये फाइनेंशियल टाइप का हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का हो जाएगा, है ना। ये तो तीनों चारों तरीके के, ठीक है। और बीच बीच में तो ऐसा भी देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के अधिकारों को छीन लिया, जबकि वो हाई कोर्ट का अधिकार थे। बाद में उसने माफी मांगी, कहा तुम हाई कोर्ट में जाओ। कोई सुप्रीम कोर्ट में सीधा चला गया तो उसने उसको राहत दे दी, फिर उसने कहा नहीं ये हमने गलत दे दी, अब तुम हाई कोर्ट में जाओ, थ्रू प्रॉपर चैनल आओ। तो फिर पहले क्या हुआ था, इसका मतलब वो भी गड़बड़ कर रहे हैं। तो भैया इंडिया बन गया है कि नहीं? मतलब कंप्लीट है या अभी कुछ बन रहा है या बनने का ट्राई कर रहा है? मतलब तो पहले कंफर्म कर लो भाई, मतलब फाइनल क्या है? क्या हम 2030 में सब कुछ फाइनल कर चुके होंगे कि क्या होगा, या फिर अपने हिसाब से कभी भी चेंज कर लेंगे बीच में? ये कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, मतलब है क्या? ये जो लिखी हुई चीजें हैं या फिर ये केवल लिखी हुई है, अपने हिसाब से आप कर सकते हो, मतलब क्या? एक बार सही से समझा दो, ठीक है कि नहीं? वो वित्त मंत्री बना रखा है तो डिमोनेटाइजेशन का वो बोलेगा कि तुम बोलो तो तय कर लो भाई। वित्त मंत्री बोलेगा या रिजर्व बैंक का गवर्नर बोलना चाहिए, या आपको बोलना है? तो पहले तो तय करो कि मामला क्या है, कौन सा क्या है। एनवायरमेंट की बात कौन करेगा? एनवायरमेंट मिनिस्टर करेगा ना। किसकी बात कौन करेगा? फिर मिनिस्टर बना के रखे, उनका क्या करना है? वो डेकोरेशन है क्या? फिर उसका क्या है? तो पहले तय कर लो, या फिर फाइनल बना लो, या फिर सभी तुम जानते हो तो फिर क्या है? तो योग्यता का पैमाना ये है, तो फिर नौकरी भी दे दो जरा, इसी आधार पर नौकरी लग जाए। तो प्रभावित तो सभी हो रहे हैं, प्रभावित तो बहुत लोग हो रहे हैं, और लगभग हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है। सबसे बड़ी बात है, प्रभाव इस बार केवल आर्थिक और वो नहीं, लोगों की जान ही चली गई।
और ट्रायल एंड एरर में चली गई बहुत सारों की। बहुत सारे वेंटिलेटर चालू ही नहीं थे। किसी मरीज के पास में अगर डॉक्टर बात कर रहा हो, नर्स भी बात कर रहे हो कि इसको चालू कैसे करता है बोले नहीं ये तो आज ही आया ना। नहीं, ये उधर जो कुछ 3-4 बंद पड़े हुए थे, जब ट्रक में से उतारे थे, वो जो आया था इंस्टॉल करने वाला, उसने कहा था ये कभी नहीं चलेंगे, ये उधर रखे थे। बोले ये वही वाला है? बोले हाँ। अब उसको तो मास्क लगा रखा है, तो लोगों के हाथ भी बांध दिए ताकि वो मास्क नहीं, क्या बोलते हैं उसको, मास्क नहीं बोलते, हाँ ऑक्सीजन वाला क्या बोलते हैं, उसका नाम है ना कुछ, हाँ मास्क, ऑक्सीजन मास्क तो शायद ऑक्सीजन मास्क ही बोलते हैं, कुछ नाम भी है शायद उसका, हाँ जो भी है। तो वो लगा, हाथ अलग बांध दिए उसके, अब वो खोल भी नहीं सकता खुद, अब वो कुछ बोलना चाहता है तो बोल भी नहीं सकता, सांसें ऑलरेडी फूली हुई थी, तो उसको तो मरना उसी टाइम पे तय है। तो बहुत सारे तो ऐसे मार दिए, अव्यवस्था के कारण, कुव्यवस्था के कारण, अज्ञान के कारण मार दिए, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है। बहुत छोटी छोटी बातों से बचाया जा सकता था, बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता था, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख करके बचाया जा सकता। स्पॉन्जिंग अगर प्रॉपर करते तो म्यूकरमाइकोसिस वाला वो जो काली फंगस वाला आया था, ब्लैक फंगस, वो होता ही नहीं। उसमें कुछ नहीं करना था, रोज आपको अच्छे से गर्म कपड़े से, क्योंकि वो पसीना बहुत होता था, और उसको मास्क लगा कर 10 दिन तक वो उसी पे पसीना हुआ, बार बार बिस्तर गीला हुआ, तो उसकी पीठ पे काली फंगस लग जाती थी, धीरे धीरे वो आंखों में उधर चढ़ाती थी। प्रॉपर स्पंजिंग करके, कपड़े से उसको पोंछ करके भी काफी हद तक बचाया जा सकता था, जो काम बाद में किए। 3-4 महीने तक जब लोग मरते रहे, तब बहुत सारी चीजें तो बाद में ट्रायल एंड एरर करके किया, लेकिन ये बेसिक चीजें थी, बेसिक चीजें थी ना। इंजेक्शन के लिए इतनी भीड़ भाड़ होती, पता नहीं, सामान्य बिल्कुल जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस से कम से कम 50 लाख लोग बचाए जा सकते थे। लेकिन ये ट्रायल एंड एरर में चले गए, सीखने के चक्कर में चले गए। अब हम तैयार हैं अगली उसके लिए शायद इस बार हम 50 लाख लोग बचा लेंगे, लेकिन बहुत लोगों को जाना पड़ गया, दुनिया से जाना पड़ गया। तो ये कम लॉस नहीं था, केवल इकोनॉमिक लॉस नहीं हुआ, केवल नौकरी का नहीं हुआ, जान ही चली गई, तस्वीरें टंग गई उनकी सबकी, ठीक है, जो जिंदा होते हुए। तो ये बहुत भयावह त्रासदी है। और सबसे बड़ी चीज है कि उसको माना नहीं जा रहा है, मना किया जा रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये और बेशर्मी की हद है। तो ये चीजें जो हुई इससे, और आपकी जिम्मेदारी यही थी, आप जो सिविल सर्विसेज में जाओगे आपका यही काम है, बेसिक काम है, पब्लिक हेल्थ। तो मैं भी जिस सिलसिले में यूएस जा रहा हूँ, मेरा कोर्स का उसका जो वो है, वो पब्लिक हेल्थ वाला ही है, मैं उसी का पार्ट हूँ। पहले भी मैंने जो हिस्सा लिया था वो वही था, अभी भी मैं जा रहा हूँ वही है। तो उसको पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, लेकिन हमारे यहाँ के न तो नेता, हमारे यहाँ के मंत्री, स्टेट वाला मुख्यमंत्री या कोई वहाँ का प्रधानमंत्री, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। चाहे आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से कितना भी बड़ा कोई कोर्स किया हो, कोई नहीं जानना चाहता, उससे कुछ एक शब्द भी नहीं जानना चाहता कि आकर के हमारा थोड़ा सा आधा घंटे में ज्ञान बढ़ा दो। किसी ने 20-20 साल भी लगा दिए उस फील्ड में, तो भी वो नहीं जानना चाहते। चाहे 20 साल लगा दिया, उसके पास 20 साल का अनुभव है, उससे वो 5 मिनट नहीं मिलना चाहते, तो फिर उद्धार कैसे होगा, सीखोगे कैसे? हमारे पास ढेरों लोग आते हैं, बताते हैं मुझे 20 साल हो गए इस फील्ड में, ये रिकॉर्ड देखो, ये दुनिया में, यहाँ WHO में ये 5 साल, ये वहाँ पे, ये यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी, और यूँ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हमारे पास ये आइडिया, इसके लिए आइडिया, इसको वहाँ तक पहुँचा दो। हमने कहा हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, नहीं पहुँचा सकते। तो बोले कैसे? मैंने बहुत ट्राई किया, मिल ही नहीं सकते। मैंने कहा करते रहो ट्राई, किसी दिन भी किस्मत खुल जाए उनकी, तुम्हारी तो ठीक है। तो लोग नौकरी छोड़ करके आने को तैयार है, देश सेवा करने को तैयार है, फ्री में करने को तैयार है। जिनकी 5-5, 10-10 लाख रुपया महीना सैलरी है, वो लोग छोड़ करके काम करने को तैयार है, ऑफर दे रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, कोई सुनना ही नहीं चाहता, कोई सुधार ही नहीं करना चाहता। तो आपका काम यही रहेगा, कम से कम आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे लोगों के लिए कोई सुविधा करके उनके रहने के इंतजाम कर लिया, उनको थोड़ा बहुत खाने पीने का कर दिया, इतने में लोग आपके डिस्ट्रिक्ट को चमत्कार करके चले जाएंगे और ढेरों लोगों को बचा के चले जाएंगे।
वहाँ कोई अगर महामारी फैल रही होगी तो उसको रोक करके, कंटेन करके, और वहाँ के जो बीमार लोग हैं उनको सबको ठीक करके चले जाएंगे। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहते हुए एक यूनिट को भी ठीक करना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट को यूनिट मान करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट में चमत्कार कर सकते हैं। हो सकता है तब नीति आयोग वाले आपको बुलाएं कि आपने चमत्कार कैसे किया, फिर आप नीति आयोग वालों को बताएं, फिर वो ग्लेज वाले पेपर में वो उसको स्टोरी को छापेंगे, तब मन की बात में आएगी। ठीक है, तब मन की बात में आएगी कि एक ऐसा चमत्कार एक जिले में हुआ है और हमारे एक कलेक्टर ने ऐसा किया है। कलेक्टर का तो नाम नहीं आता, ऑर्डिनरी आदमी का आता है, लेकिन आएगा। तो ये प्रोसीजर हो सकता है। तो अगर ऐसा करना है तो ईमानदारी से पढ़ाई करो और स्वतंत्र चिंतन रहेगा तो शायद आप उस आदमी को हायर कर पाओगे, नहीं तो उसको भगा दोगे, जैसे सब भगा रहे हैं वैसे आप भी भगा दोगे। तो ऐसा तो सभी कर रहे हैं, अनपढ़ लोग सब यही करते हैं, तो पढ़े लिखे लोगों का काम है। ठीक है, तो मुझे लगता है बात समझ में आई है। तो एक उदाहरण है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी स्वतंत्रता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वही रूढ़िवादी सारे जो कार्टून बिठा रखे थे वो ICMR में, वो रोज जो सलाह देते थे उनमें एक दो आदमी ठीक था, वो एम्स वाला, गुलेरिया वगैरह, बाकी सब बकवास थे, पैदल थे वो सबके सब। उनकी शक्ल कोई 12 बज रही थी, कोई दम नहीं था उनका, खुद का ठिकाना नहीं है उनका, वो पूरे राष्ट्र का संचालन कर रहे थे। बहुत बुरी हालत है, उन दिनों को याद करके तो बिल्कुल ही हालत खराब हो जाती है। तो ये सब चीजें जो है ये आपके उसमें आएंगी। खेलों में स्वतंत्रता, कई लोग मानते हैं कि जो क्रिकेट की टीम जो चुनी जाती है, तो ऐसे जब आप करोगे ना तो ऐसे डायमेंशन निकालो हॉरिजॉन्टल वाले। खेलों में कहाँ स्वतंत्रता है? BCCI के अंदर किसकी दखलंदाजी है? क्रिकेट के खिलाड़ियों को मौका कैसे मिलता है? क्या टैलेंट के हिसाब से कोई आदमी पहुंच जाता है ना? वहां पर भी तो गॉडफादर चाहिए, वहां पर भी कोई होना चाहिए आपका जो आपको उसमें ले। म्यूजिक और सिनेमा इंडस्ट्री में स्वतंत्रता, वहां कई लोग स्ट्रगल करते हैं, ढेरों लोग स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, सरकारी सिस्टम में काम करने की स्वतंत्रता बहुत मुश्किल होती है, आपके बॉस वगैरह नहीं देते। अगर कोई डेयरिंग ऑफिसर है और बहुत ही ज़्यादा कोई इनोवेटिव आइडिया है उसके पास और बहुत कुछ अपना करना चाहता है, वो बिजनेस के फील्ड में कह सकते हैं कि स्टार्टअप ने बहुत सारी चीज़ें की और बहुत सारे लोग यूनिकॉर्न बने हैं, बहुत सारी कंपनियां यूनिकॉर्न तक पहुंची है अभी, लेकिन उनके पीछे भी बैकग्राउंड में कहीं न कहीं जाओगे तो कोई न कोई उसमें मिलेगा इंटरफेयर, पॉजिटिव होगा, लोन दिलाने से लेकर के और एंजल फंड तैयार करने से लेकर किसी न किसी तरह का पॉजिटिव होगा, लेकिन होगा जरूर उसमें भी। ठीक है, तो ये है इकोनॉमी के फील्ड में। तो जब तक आप पूरे वर्ल्ड में आप ट्रेड को फैलाने के लिए, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए उस लेवल तक नहीं पहुंच जाते, जैसे आपने देखा था पेटीएम, तो ऐसा साफ साफ लगता था कि पेटीएम जब आया तो डिमोनेटाइजेशन वाले रात में दूसरे दिन पेटीएम को लॉन्च होना था और प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया और विज्ञापन भी उसके बहुत बड़े थे, यानी उसको डिमोनेटाइजेशन वाली घटना होगी ये पहले से पता था, पहले से उसने अरेंज करके रखा था, सारे न्यूज़पेपर वालों से बात कर रखी थी कि कल का फ्रंट पेज मेरा होगा। आया समझ में? ऐसे जियो को लॉन्च करना, तो जियो को लॉन्च भी एक तरह से प्रधानमंत्री ने किया था और 1 साल तक 6 महीने तक वो फ्री चलते रहना। तो ये ट्राई ने भी कदम नहीं उठाया और इंडिया के कंपटीशन कमीशन ने भी कुछ नहीं बोला। तो क्या उसकी जगह अभी अगर कोई ऐसी योजना लेके आए फ्री वाली, तो क्या आपको करने देंगे? तो नहीं करने देंगे, लेकिन उनको करने दिया। तो ये क्या है? ये फ्रीडम है क्या? नहीं, ये तो सपोर्ट है एक तरह का, किसी न किसी का फेवर करना हुआ। तो इसका मतलब वहां पर भी फ्रीडम नहीं। तो इसलिए फ्रीडम की जब परिभाषा देखोगे तो आपको बहुत लार्ज स्केल पे जाएगा, बहुत अलग अलग सेक्टर में जाएगा। बीमा वाले में फ्रीडम, हाँ बीमा वाले में इन दिनों में फ्रीडम है, लेकिन आपके पास कंपनियों के फोन आते हैं जिसने पहले से बीमा कर रखा है आपकी गाड़ी का, वो चाहता है कि उसी से फिर से बीमा करें, जबकि आप जाकर के वहां पर वो कर सकते हो। सोशल मीडिया में फ्रीडम है, तो काफी हद तक बीमा में फ्रीडम है, काफी हद तक सोशल मीडिया में फ्रीडम है। बैंकिंग सेक्टर में फ्रीडम है कि आप कौन सी बैंक में खाता रख सकते हो, रखना चाहते हो, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, कोई बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता।
तो अभी कौन कौन से चीजों में हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं फ्रीडम में। तो निबंध का कुछ मसला समझ में आ रहा है आपको? मसाला समझ में आ रहा है, क्या क्या लिखेंगे, कितना जाएंगे। ये अप्रोच होगी आपकी हॉरिजॉन्टल अप्रोच, यानी इस क्षेत्र में फ्रीडम, इस क्षेत्र में फ्रीडम, इधर फ्रीडम, उधर फ्रीडम, इधर फ्रीडम, उधर फ्रीडम। फिर एजुकेशन में, ठीक है। फिर आएगा वर्टिकल, इंडिविजुअल से लेकर वर्ल्ड लेवल तक। ये वर्टिकल होता है, किसी एक आदमी की व्यक्तिगत जीवन में कितनी स्वतंत्रता है, फिर फैमिली सिस्टम के तौर पे कितनी स्वतंत्रता, फिर सोसाइटी के लेवल पे कितनी फ्रीडम है, फिर स्टेट के लेवल पे कोई फ्रीडम या गवर्नमेंट के लेवल पे फ्रीडम, फिर देन नेशनल और फिर वर्ल्ड लेवल पे फ्रीडम का इंपॉर्टेंस। ये तो कंट्री के लेवल पे जाओगे तो आप कहोगे कि रेस्ट्रिक्शंस हैं, बाउंड्री में रेस्ट्रिक्शंस हैं। कई जगह आप नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों में जाने के लिए पास लेना पड़ेगा आपको, मूवमेंट में फ्रीडम। लेकिन फिर भी भारत में पूरे में आप घूम सकते हो, मुझे नहीं लगता आपको कोई रोकेगा। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर आप जाओगे श्रीनगर से, तो आपको कोई ज्यादा रोकेगा नहीं। हाँ, कश्मीर में जो थोड़ा सा चेकिंग वगैरह होती है और काफी कुछ टेररिज्म की वजह से या फिर नक्सलवादी इलाके में थोड़ा सा मिलेगा आपको। बाकी आप पूरे भारत में मूव कर सकते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन में, इसमें तो ये सब आपका वर्टिकल जाएगा, और दूसरा जाएगा हॉरिजॉन्टल, जब आप डिफरेंट डायमेंशंस के साथ काम करो। तो समझ में आ रहा है आपको कैसे लिखना है? ठीक। फिर आपको कुछ चीजें जो है फैक्ट्स देने होंगे, जैसे कि पट्टा स्वामी केस है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस के बारे में लिखो, फ्रीडम के बारे में। सरकार ने कब कब कहा कि लोगों को अपने शरीर पे अधिकार नहीं है, इस देश के नागरिकों का शरीर उनका शरीर नहीं है, सरकार का है। ऐसा कब कहा? तो सरकार ने एफिडेविट दिया था जब पट्टा स्वामी केस आया सुप्रीम कोर्ट में। तो सरकार से पूछा गया, ये बोल रहे हैं कि आधार कार्ड नहीं बनवाएं तो चलेगा, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। तो सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे चलेगा, बनवाना पड़ेगा, लोगों की स्वतंत्रता तो कोई मायने नहीं रखती, वो तो सरकार की बॉडी है। तभी तो पोस्टमार्टम कराते ना, हमने बताया था। आपके सामने यदि आपके किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो जाए और आप कहें नहीं ये तो हमारे सामने ही मरा है, हमको किसी पे शंका नहीं है, हम तो पोस्टमार्टम नहीं चाहते, तो सरकार छोड़ती है क्या? नहीं, वो तो पोस्टमार्टम होगा, नेचुरल डेथ है, तो अप्राकृतिक मृत्यु हुई है तो पोस्टमार्टम होगा। बीमारी से मरा होता तो डॉक्टर का पर्चा दिखाओ और डॉक्टर डेथ लिखता है कि बीमार था, 1 महीने से टाइफाइड था, आते आते गड़बड़ हो गई थी, लीवर ने काम करना बंद कर दिया और कल ही मरने जैसा हो गया था और आज ये मर गया। ये बोलते हैं नेचुरल डेथ। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें पोस्टमार्टम नहीं होगा। लेकिन अगर कोई सीढ़ी से गिर के मरा है, पानी में डूब के मरा है, चाकू से मरा है, कैसे भी मरा है, या कुछ खा गया है, या फांसी चढ़ गया है, कैसे भी, सीधा पोस्टमार्टम रूम में ले जाया जाएगा। आप कहोगे नहीं काटो पीटो नहीं, हमको पता है क्यों मरा है, कैसे मरा है, हम सेटिस्फाइड है। नहीं, तुम्हारे सेटिस्फाइड से नहीं होता, सरकार होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकारी बॉडी है, ये तुम्हारी नहीं है, इसकी खुद की भी नहीं थी, तो आप खुद के भी नहीं हो, सरकार के हो। तो ये सरकार ने कहा, रविशंकर जो थे मंत्री, वो गए और उन्होंने एफिडेविट दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे थोड़ी होता है, आधार वाधार सब कंसेंट लेना होगी और जरूरी नहीं है कि वो बनवाए, और ये फ्रीडम तो एब्सोल्यूट होती है। और फ्रीडम जो है, राइट टू फ्रीडम जिसको कहते हैं, वो बहुत रिमार्केबल और माइलस्टोन है, वो जबरदस्त प्रेसिडेंस बना, वो नजीर है वो फैसला, पट्टा स्वामी केस आधार के ऊपर। तो रविशंकर ने स्वागत किया कि हम तो यही तो कह रहे थे ये तो आपने बहुत अच्छा कहा, और इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता तुरंत वो नाचने लगे। तो ऐसा ही होता है, जबकि उसके खिलाफ शपथ दी थी, शपथ पत्र दिया था, एफिडेविट दिया था, हलफनामा दिया, तो बदल जाता, तुरंत बदल जाता। ये है। तो स्वतंत्रता को वहां से भी लिखना है, सुप्रीम कोर्ट की नजर में स्वतंत्रता, कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में स्वतंत्रता, यूएन चार्टर की नजर में स्वतंत्रता, यूनाइटेड नेशन की नजर में स्वतंत्रता। आया समझ? दुनिया में फ्रीडम के आधार पर इंडेक्स कौन कौन से चलते हैं?
और उस इंडेक्स में भारत का स्वतंत्रता के आधार पर कौन सा स्थान है वो आपको पकड़ के लाना पड़ेगा। दायरा समझ में आ रहा है? सोचने का बहुत व्यापक होता है। मैंने जब स्वतंत्रता का लिखने के लिए कहा तब आपने क्या सोचा? इतने सारी चीजें सोची थी? नहीं सोचे ना। यही तो है। अब एक आदमी है इतना कुछ सोच करके इतना मैटर लिखेगा और आप थोड़ा लिखोगे तो 200-250 में जो भी नंबर है उसमें से कितने मिलेंगे आप? उतने थोड़े मिल पाएंगे। और जो इतना लिखेगा उसके तो बहुत एक्सट्रीम चले जाएंगे, 80% चले जाएंगे, 70% मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये ऐसे ही लोग तो बनते हैं। फिर ऐसे लिखना सीखो, ऐसे लिखना सीखोगे, धीरे 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 डेवलप होगा। ये हमने चूंकि इतनी सारी चीजें पढ़ा रखी और इतने साल का अनुभव है तो हम इतनी देर बोल पा रहे हैं और इतनी डाइवर्सिटी के साथ बोल पा रहे हैं। ठीक है। मीडिया में स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, बहुत चर्चा होती है प्रेस की स्वतंत्रता की, है ना। बल्कि सैनिकों को स्वतंत्रता, वो भी एक मुद्दा हो सकता है। बहुत कम स्वतंत्रता होती है सैनिकों को। तो कौन कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जो सैनिकों को स्वतंत्रता नहीं देते हैं जबकि बाकी लोगों को स्वतंत्रता देते हैं? 22-23 में उधर जाते हैं हम लोग, तो 22 में जाते हैं तो वो, तो 23 वाला बेगारी नहीं करानी किसी आदमी को। वो जो 21 के बाद जीवन की स्वतंत्रता वाला, शरीर की स्वतंत्रता, है ना, राइट टू लाइफ जिसको कहते हैं, जीवन जीने का अधिकार, वहां पर नीचे 23 में भी आप देखोगे तो वो क्या है? किसी से भी बिना पैसे के काम नहीं कराया जा सकता, जबरदस्ती काम नहीं करा सकता, बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर नहीं करा सकता। तो बंधुआ मजदूरी नहीं करा तो वो भी तो स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के केसेस आएंगे और स्वतंत्रता से रिलेटेड जो बहुत सारी चीजें संविधान के या पार्लियामेंट ने इनेक्टमेंट करके की, जैसे डेटा प्रिवेसी बिल जो आ रहा है वो स्वतंत्रता के खिलाफ है। आधार कार्ड के बारे में जो बिल आया था, जो कानून बना, वो स्वतंत्रता के खिलाफ है। फिर आप सबका जो हेल्थ के बारे में डेटा रखने वाला मामला है वो स्वतंत्र, इंडिया स्टेक जो सरकार की योजना इंडिया स्टेक, वो स्वतंत्रता के खिलाफ है। आप सबका डेटा, किसानों का डेटा, सारा डेटा किसानों का इकट्ठा करना। अब देखिए क्या है कि किसानों का डेटा इकट्ठा किया तो या तो सभी पॉलिटिकल पार्टी को बराबर से बांट दिया जाए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के पास अभी केवल बीजेपी के पास में ये अधिकार है कि वो किसानों का डेटा ले सकती है, हर किसान का मोबाइल नंबर ले सकती है। किस किस किसान ने कब कब सरकार से कौन सा फायदा उठाया, इसका रिकॉर्ड जो है केवल बीजेपी प्राप्त कर सकती है क्योंकि वो सत्ता में है। और चुनाव के दिनों में केवल उसको मैसेज करके, व्हाट्सएप करके और केवल ये याद दिला जाए कि आपको ये फायदा इस तारीख को दिया, ये फायदा इस तारीख को दिया, ये फायदा इस तारीख को दिया। 7 बार आपसे, पिछले 4 सालों में आपने 7 बार हमसे फायदा उठाया। आप हमारे बेनिफिशियरीज हुए, लाभार्थी हुए। अब आपका समय आया है कुछ चुकाने का। तो कितना आसान है। तो पॉलिटिकल वोटिंग के अंदर, चुनावों के अंदर, मतदान के अंदर, यानी इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है क्या? तो फिर हमारी स्वतंत्र, तो ये उपयोग करने देगी क्या? तो डेटा तो सरकार का है, सरकारी अधिकारी आप रहोगे, आपसे डेटा ले लिया जाएगा और आपको डेटा देना पड़ेगा। उधर जो कौन सा स्वास्थ्य वाली योजना है, आयुष्मान वाली, उनका डेटा हेल्थ वालों से ले लिया जाएगा। तो जो विभाग जिस डेटा का काम कर रहा है, क्योंकि सभी के खाते में पैसा जमा हुआ है, तो बैंक खाता है, मोबाइल नंबर है उसका, जनधन आधार मोबाइल, तो उसका आधार भी है, ये है, तो उसका मिसयूज हो सकता है। दूसरा वो जो नया वाला जो चंदा देने का सिस्टम आया है, क्या नाम है उसका, इलेक्टोरल बॉन्ड, उसमें स्वतंत्रता नहीं है। क्यों स्वतंत्रता नहीं है? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड आपको एसबीआई में जाके लेना है और एसबीआई केवल सरकार को दे सकता है डेटा। तो चंदा किसने दिया ये केवल बीजेपी को पता चल सकता है। अगर विपक्षी पार्टी को दे दिया तो ईडी पहुंच जाएगा, इनकम टैक्स पहुंच जाएगा। तो ये फिर स्वतंत्रता का आनंद है। प्रिवेसी तो वहां पे भी नहीं है। आ गया ना समझ? और कांग्रेस अगर पता लगाना चाहे तो नहीं लगा सकती क्योंकि एसबीआई उसको देगा नहीं, सत्तारूढ़ दल को देगा। ठीक है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड, तो इंडिया में ओपेक क्या क्या हुआ है, कौन कौन सी चीजें ओपेक हो गई है और पारदर्शी नहीं है, और कौन कौन सी चीजें पारदर्शी हुई है, ये सब स्वतंत्रता वाले में लिस्ट आएगी उसकी।
ठीक है, कुछ अच्छी चीजें भी होंगी, कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सिस्टम बनाया है कि आप इन्वेलप में लाके दो, कोई भी चीज है इन्वेलप में लाके दो। अब इन्वेलप में लाके कोई भी चीज देते हैं सरकार, तो वो देखता है हाँ हाँ ठीक है, फिर एनवेलप में बंद करके अपने पास रख लेते हैं, मीडिया को पता ही नहीं चलता। तो क्या बताया था जिससे आप संतुष्ट हो गए, वो बता दो ना कि ये बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने और मैं संतुष्ट हो गया। नहीं, वो एनवेलप में है ना। तो एक नया सिस्टम शुरू हुआ, नया कल्चर सुप्रीम कोर्ट में, एनवेलप कल्चर। नहीं, हमको दिखा दिया, बस बात खत्म। अब आप शिकायत हैं कि भाई जो है आपका मान लीजिए 50,000 रुपये पिताजी ने दिए थे और 10,000 वो दूसरे पर्स में रखता हुआ आपको दिख गया। और अगर आपने पिताजी से शिकायत की कि ये तो ऐसा गड़बड़ कर रहा है, इसने केवल 40,000 रुपये खर्च किया, 10,000 तो इसने पर्सनल छुपा के रख लिया, तो आप इन्वेलप में मंगा लें पिताजी। और फिर बच्चे को उसको बोलता है उसके छोटे भाई को कि वो जो तुम बोल रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने मुझे बता दिया कैसे कैसे क्या हुआ और मैनेजमेंट, तो वो सब सही है, मैं संतुष्ट हूँ। तो न्याय हो जाएगा क्या? ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, शर्त है उसकी, न्याय के साथ शर्त है, दिखना भी चाहिए। दिखना बहुत जरूरी है न्याय, नहीं तो न्याय नहीं है। मैंने जितनी भी घटनाएं बताई ये सबके ऊपर कम से कम 10-10 द हिंदू के आर्टिकल है, एक एक के ऊपर, जितनी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, 10-10 आर्टिकल मिल जाएंगे आपको एक एक घटना के ऊपर। इसका मतलब ये सब चर्चा का विषय है, ये सब डिबेट का विषय है, और ये सब संसद में होना चाहिए। और सबसे बड़ा पेगासस, उसमें तो स्वतंत्रता ही नहीं बची, निजता, राइट टू प्रिवेसी, इसी को तो स्वतंत्रता कहते हैं। ये राइट टू लाइफ है। निजता का हनन होने से व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है। कई लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगते हैं और व्यक्ति को मालूम है कि मैंने ये काम नहीं किया, उसके बावजूद वो सुसाइड कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में जाने से डरता है कि मेरी बदनामी होगी। तो निजता की स्वतंत्रता, तो पेगासस में तो आपकी बातचीत ही रिकॉर्ड कर ली जाएगी। तो फोन टेपिंग के ढेरों मामले, ये जो अभी एक के बाद एक सरकारें गिर रही है ना, एंटी बीजेपी सरकारें, उसी पेगासस का ही कमाल, ठीक है, उसी से पता चलता है, वहां सब पता चल जाता है। पेगासस, दूसरों की बातें सुनना। पहले के जमाने में बोलते थे ना कि पत्र जो है दूसरे का हम नहीं पढ़ेंगे, ये उसी को दिया जाएगा। हाँ? अब वहां पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाते हैं, दूसरे का पत्र कहाँ है? वो हमें सबसे पहले पढ़ना है। तो नैतिकता का स्तर चेंज हो गया, मॉरलिटी बिल्कुल चेंज है। हमको तो दूसरे को बोले तुम्हारा भी है, अरे हमारा छोड़ो। तुम दूसरे का दो, हमारा तो कोई काज नहीं होगा, तुमको दूसरे का पढ़ना। फायदा उससे, खुद का पढ़ने से क्या फायदा? फायदा तो उससे होगा ना दूसरे से। तो ये है पेगासस, तो स्वतंत्रता का हनन, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। जनता को वो चीजें पता चलती थी जो केवल विशेष व्यक्तियों को पता रहती थी, जो सत्ता के करीब हैं, अधिकारियों के करीब हैं, उन्हीं लोगों को पता चल पाती थी वो चीज। वो आरटीआई के तहत कोई भी निकलवा सकता है। तो ये कितनी बड़ी स्वतंत्रता है, सूचना की स्वतंत्रता। सूचनाएं स्वतंत्र है, इंफॉर्मेशन स्वतंत्र है, फ्रीडम है उनकी और फ्री है, उनको कोई भी प्राप्त कर सकता है। 10 रुपया देखिए, 10 रुपए की फीस जमा कराओ, आवेदन दो और सूचनाएं ले जाओ, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में आने वाली चीजें हैं, ठीक है, पब्लिक डोमेन में आने वाली चीजें, तो वो आनी चाहिए, पता लगना चाहिए। अगर मान लीजिए 100 लोगों को भर्ती किया है और 300 लोगों का इंटरव्यू हुआ था और आप उन 300 में थे और आपके 823 नंबर हुए, तो आप अंतिम व्यक्ति के नंबर पूछ सकते कि 100वें नंबर पे जो सिलेक्शन हुआ या 100 लोगों में जो सिलेक्ट हुए उनके नंबर क्या थे, मुझे जानना, क्योंकि मेरा 823 है और मेरा नहीं हुआ।
और अब पता चला कि जिसके केवल 706 थे और वो आप ही की कैटेगरी का था और विकलांग भी नहीं था और वो सिलेक्ट हो गया, इसका मतलब धांधली हुई है। तो आरटीआई से सब पता चल जाएगा। आपके गांव में किसी व्यक्ति ने 20 दिन मजदूरी की है और हर बार मजदूरी जब वेजेस जब पे किए जाते थे तब उनका अंगूठा या सिग्नेचर लिए जाते थे। तो जो मास्टर रोल होता था जिस पर वो वेतन देता था और मास्टर रोल में हाजिरी भरी जाती थी, सबसे पहले आरटीआई उसी से आया था, राजस्थान में। कौन थी मैडम आईएएस जिन्होंने आंदोलन छेड़ा था, पता है किसी को? आरटीआई का मैग्सेसे अवार्ड तो ले गया केजरीवाल लेकिन सारी मेहनत उन मैडम की थी, मतलब वो पर वो ऑलरेडी उनके पास मैग्सेसे था इसलिए उनको नहीं दिया। अरुणा राय जो आईएएस थी, रिटायर्ड, रिजाइन दिया था उन्होंने भी आईएएस से। और उन्होंने नागौर कहाँ पर था, शायद मेड़ता में, अजमेर जिले में था। तो उसकी स्टोरी पढ़ी है कभी, आरटीआई कैसे आया, आरटीआई का इतिहास क्या है। तो उस गांव में जो मास्टर रोल था वो मांगा उन्होंने कि इस गांव में इतने लोगों को मजदूरी दी गई, आगे से पैसा इतना आया था, तो उसमें गड़बड़ी मिल गई क्योंकि जब ठेकेदार ने ये सब दिखाया कि हाँ इतने लोगों को दी है और इतना काम हुआ है और इतने लोगों ने मजदूरी की, तो बोले तुमने इतना गबन किया क्योंकि ये तो तुम्हारे कागज बता रहे हैं, क्योंकि तुम्ही ने तो दिखाया। उसने दिखाने से पहले मना कर दिया और उसमें गड़बड़ थी। तब उन्होंने कहा कि नहीं, सूचना का अधिकार तो होना चाहिए, ऐसे सूचना कोई छुपा नहीं सकता। और वो आंदोलन राजस्थान से निकल करके फिर केंद्र सरकार के द्वारा कानून के रूप में आया और वो एक्ट बना था। तो भ्रष्टाचार खत्म करने का बहुत बड़ा उपाय है ये, इसलिए ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। 4th पेपर में जब लिखोगे तो पारदर्शिता बहुत बड़ी बात है, पारदर्शी होना चाहिए। तो एक सिविल सेवक का जीवन पारदर्शी होना चाहिए, उसका मिलना जुलना किन लोगों से पारदर्शी होना चाहिए। इसलिए अधिकांश लोग ऑफिस में मिलते हैं, घर पे नहीं मिलते। ऑफिस में मिलने का मतलब ये आप ऑन द रिकॉर्ड हो और आप ऑफिशियल हो और दरवाजा बंद आपने नहीं किया, पर्दा लगा हुआ था, बाहर चपरासी बैठा हुआ था, काफी बातें वो सुन रहा था, छन छन के जा रही थी, इसका मतलब गोपनीय कोई बात नहीं हो रही, आप कोई डील नहीं कर रहे। तो जो करप्ट लोग होते हैं वो ज्यादा गोपनीयता बरतते हैं, दूसरों की जासूसी भी ज्यादा करते हैं, गड़बड़ भी ज्यादा करते हैं और अधिकांश चीजें पर्दे के पीछे करते हैं, घर पे मिलके करते हैं, ऑफिस में नहीं करते, तो रात में करते हैं। तो जो गड़बड़ है वो तो ऑफिसर को ये 4th पेपर के लिए ये सारी बातें जो है 4th पेपर में चली जाएंगी। तो स्वतंत्रता, सूचना की स्वतंत्रता, सूचना की गोपनीयता और सूचना की स्वतंत्रता। हाँ, राष्ट्र की बात है, राष्ट्र की रक्षा की बात है, कहीं पाकिस्तान को पता ना चल जाए, ये सूचना लीक हो जाएगी तो जनता में बहुत सारे लोगों की जान को खतरा है। ऐसी सूचनाएं गोपनीय रखी जा सकती हैं, लेकिन जो चीजें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए वो आनी चाहिए, जिससे करप्शन बाहर आता है, जिससे ईमानदारी स्थापित होती है, जिससे मेहनती लोगों को न्याय मिलता है। तो लोगों को न्याय दिलाने वाली चीजें, ईमानदारी फैलाने वाली चीजें, सांप्रदायिक सौहार्द, कम्युनल हार्मनी बनाने वाली चीजें, ये सब चीजें तो बाहर आनी चाहिए। या फिर लोगों के आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा, आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा, जैसे जमीनों के दाम, कोई आदमी ठगी करके 50 लाख के प्लॉट का कहीं 70 लाख ना ले ले, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या है आप सरकार से पूछ सकते हैं, वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, ताकि कोई भी आपके साथ गद्दारी ना कर सके। नहीं तो कहेगा कि इतना पैसा तो यहाँ देना पड़ता है, इतना पैसा रजिस्ट्री, कई लोग रजिस्ट्री के बारे में जानकार नहीं होते, तो रजिस्ट्री में जैसे 2 लाख रुपया लग रहा होता है तो वो उससे 5 लाख रुपया ले लेता है दलाल, बीच वाला जो रजिस्ट्री के कागज तैयार करवाता है। रजिस्ट्रार के यहाँ पे, आरटीओ के यहाँ पे ढेरों दलाल बैठे रहते हैं, पैसा खाते रहते हैं, जबकि गवर्नमेंट की उतनी फीस नहीं होती। और वो वकील भी ढेरों बार, मैंने आपको वकीलों का तो इतना कुछ बताया। अभी भी भारत में बहुत सारे लोग जमानत, ये मैं फिर यूट्यूब पे जाएगा इसलिए फिर बता रहा हूँ, ढेरों लोग जो है भारत में जमानत होती है कि 2 लाख रुपए की जमानत दो या 20,000 रुपए की जमानत पे छूटेंगे, तो उसका मतलब पैसे देना नहीं होता है,
20,000 रुपए की प्रॉपर्टी या 2 लाख रुपए की प्रॉपर्टी का कागज, यानी प्रॉपर्टी चाहे 20 लाख की हो, लेकिन वो 2 लाख के मान करके उस पर गिरवी टाइप रखी जाती है, वो मॉर्टगेज हो जाती है एक तरह से कोर्ट में, कोर्ट की सील लग जाती है उस प्रॉपर्टी के कागज पर कि ये कोर्ट में जमानत दी। इसका मतलब इन दिनों में जब तक कि ये बाइज्जत बरी नहीं हो जाता या फिर इसको सजा नहीं हो जाती, तब तक इस प्रॉपर्टी को आप बेच नहीं सकते। तो 2 लाख की प्रॉपर्टी का कागज, चाहे 20 लाख की प्रॉपर्टी का कागज आपने ले जाके दे दिया, पर वो 2 लाख के बदले वो जमा हो जाएगा। कागज जमा नहीं होगा, कागज पे सील लग जाएगी, तो रजिस्ट्रार उसकी रजिस्ट्री नहीं करेगा। इसका मतलब दूसरे को बेच नहीं पाओगे उन दिनों में, क्योंकि वो कोर्ट में एक तरह से जमानत दी गई है, जमानत के तौर पे। तो ऐसे बेल मिलती है, तो बेल में आपको कागज देना होता है। वकील क्या करता है, ढेरों मामलों में मैंने देखा है कि वकील उससे 2 लाख रुपए कैश ले लेता है। बोले 2 लाख की जमानत, तो उसको लगता है हाँ लगेगा। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे प्रोफेसर, धुरंधर लोग मैंने देखा है ऐसे नोट भर के लाते हैं, वकील को दे देते हैं। वकील वहां जमा नहीं कराता, क्योंकि जमा कराने का कुछ होता ही नहीं है। वो फिर उनको बोलता है वो कागज लाओ जमानत वाले प्रॉपर्टी के, बोले हाँ लाए, उस पर वो सील टप्पे लगवा के उनको देता, तुम घर जाओ मैं करवा दूंगा, अब तुमको पुलिस नहीं पकड़ेगी, चिंता मत करो, तुमने 2 लाख दे दिए ना, बढ़िया। उसको लगा ये यहाँ जमा हो गए और ये गए। इंडिया में 50% पढ़े लिखे लोग ये काम करते हैं, लोगों को पता ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं है, अपने अधिकारों को ही नहीं जानते, और वो घबराए रहते हैं। वो धमका के बुलाता है ना पुलिस वाला, वो घर से बोल के ही आना कि वहां कोर्ट से सीधा जेल ले जा सकते हैं, ऐसा बोल के ही आना, क्योंकि अगर जमानत रद्द हुई और जमानत नहीं मिली तुमको, तो आदमी उस टेंशन में फिर बोलता है वो 2 लाख की जमानत है, तो कागज लाना, एक तो प्रॉपर्टी वाले किसी को पकड़ के लाना, वो जमानत देगा, दस्तखत भी करेगा, 2 लाख भी लाना, तो 2 लाख भी देते। तो वकीलों का खेल इतना खतरनाक है, बाबुओं का, वकीलों का, दलालों का, पूरे भारत में, हर शहर में, हर राज्य में। इसलिए हम जागरूक करते रहते हैं यहाँ पे। यही स्वतंत्रता है, सूचना की स्वतंत्रता, सूचना की पवित्रता, ये आर्थिक स्वतंत्रता है, आर्थिक जानकारी की स्वतंत्रता। ये लोगों को नहीं पता, आप कितनी कोचिंग कर लो, ये सब कोई नहीं बताएगा आपको, बल्कि वो खुद ही दे आएगा 2 लाख रुपए ले जाके, कोचिंग वाला जो पढ़ा रहा है उसको खुद को नहीं पता अभी, मैं बता रहा हूँ बात को समझो। वो बहुत सारे लोग जो बड़ी बड़ी कोचिंग पढ़ाते हैं, वो कांस्टेबल रोकता है, मूत देते हैं वहां, इतने में उनको पसीना आ जाता है, उनको लगता है क्या है, मतलब घबरा जाता है, नहीं आता। ये बिल्कुल अलग दुनिया है प्रैक्टिकल वाली, ये किताबें पढ़ने से नहीं आता। ये हिम्मत बाहर आपको नॉलेज को एक्सरसाइज करने से आता है, ये एग्जीक्यूट करना पड़ता है, बाहर खुद के ऊपर लागू करना पड़ता है, ये उसी का नाम है, तब आप पर्सनालिटी के तौर पे निकलते हो, और वो है जिंदगी जीने लायक। आप पर हाथ डालते समय, आपको गिरफ्तार करते समय, आपको रोकते समय, वो कहाँ फूटे गलत काम करने वाला, जो आपको हैरास करना चाहता है, जो आपको एक्सप्लॉइट करना चाहता है, जो आपको परेशान करना चाहता है, उसकी आत्मा हिल जानी चाहिए, शरीर ही नहीं, आत्मा हिल जाए उसकी। वो लेवल नॉलेज का आपके अंदर होना चाहिए। बड़बड़ाता हुआ आदमी ऐसा लगे कि चल रहा है मतलब कानून चल रहा है, चल रहा है मतलब सूचनाएं चल रही है, चल रहा है मतलब देश चल रहा है, इसके साथ में सब कुछ है, वो स्तर होना चाहिए। वो होता है जागरूकता, अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस उसको कहते हैं, वो है सामान्य जागरूकता, और वो डिमांड है सिविल सर्विसेज की तैयारी की। ठीक है, मुझे लगता है आप जब भी पढ़ोगे तो थोड़ा सा एहसास करोगे, उसको जिंदा रहते हुए पढ़ो, ये कोई मरी हुई चीजें नहीं है, ये जीवंत है, जो आपको धांसू बनाती है, जबरदस्त बनाती है, और जहां खड़े हो जाते हो वहीं से धमाका शुरू हो जाता है। फोन होना चाहिए बस आपका, आपके पास, हमारी ताकत है हमारा फोन, फोन हमारे पास है, गूगल को चल रहा है, कोई सा भी wakilnumber1.com ढूंढो लॉ ढूंढो, लॉ डाउनलोड करो, ये डाउनलोड किया, ये किया, इसमें देखा, उसमें देखा, इसको फोन किया, उसको किया, ये किया, पता नहीं क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, दुनिया के किसी कोने में छोड़ दो आपको। हमने लोगों को कलेक्टर के पास पहुंचा था, एक वो जर्मनी की समस्या लेके, टेलरिंग करता था, वो उसको जेल में डाल रखा था 1 महीने में, तो उसके परिवार वाले पहुंचे थे,
तो उसको एम्बेसी को बताया कि 1 महीने से इसको बिना बताया इसको बेवकूफ बनाकर किसके कागज छीन लिए, वीजा छीन लिया, पासपोर्ट छीन लिया, इसको जेल में डाला हुआ है। एम्बेसी वाले गए, उसको छुड़वा के लाए और तीसरे दिन इंडिया आ गया वो। तो बोले ये आपने कैसे किया? कलेक्टर ने तो मना कर दिया था। हमने कहा कुछ नहीं किया, एम्बेसी को मेल किया कि ऐसा ऐसा केस है, हो गया काम। उनको चमत्कार लगता है, आज भी वो सबको सुनाते फिरते हैं। बोले सर तो कलेक्टर ने तो मना कर दिया था, हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो विदेश का मामला, इस जिले की कोई बात हो तो बताओ। अरे जिले की बात क्या बताना, तुम भी कर देते एज ए कलेक्टर जो है वो मैसेज कर देते एम्बेसी को। भाई वो भी राजदूत भी तो वहां का, जर्मनी का या जिस भी देश का राजदूत होता है वो तो जानता है ना कि भारत में कलेक्टर कौन होता है, जिम्मेदार अधिकारी होता है। तो वो अच्छे से एक्शन लेता है और हमसे भी और फास्ट लेता है। हमारे इसमें 3 दिन लगे, हो सकता है उसमें सेम डे आ जाता। पर नहीं लेते हैं। वैसे सिंपल सा काम है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आप न्याय दिला सकते हो लोगों। खड़े खड़े आप जो है कियोस्क बन जाओगे, खड़े खड़े आप जो है पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल बन जाओगे। सिर्फ नॉलेज होना चाहिए और हिम्मत भी होनी चाहिए उसको। केवल नॉलेज होने से, कई लोगों को नॉलेज तो हो जाता है लेकिन करने की हिम्मत नहीं होती, मेल करने की हिम्मत। वो सोचता कहाँ फंस जाएंगे, जेल में। अरे ऐसे कैसे जेल में डाल देंगे भाई? कई लोग थाने के बाहर छोड़ के आ जाते हैं उसको, अंदर तुम ही जाओ। कई लोग हॉस्पिटल के बाहर छोड़ के आ जाएंगे, अंदर तुम ही जाओ। डरते हैं कि कहीं हम ना फंस जाए। तुम कैसे फंस जाओ जब तुम उसमें हो नहीं, तो कैसे फंस जाओगे? अज्ञानता। 13 पढ़े लिखे लोगों को हमने फोन करते हुए देखा, साहब हमको बंद कर रखा है। मैंने तुम फोन तो कर रहे हो, बंद कहाँ कर रखा है? तुम्हारा फोन तो तुम्हारी पास है। नहीं, हाँ ये फोन तो है लेकिन वो बिठा के गए, यहाँ बेंच पे बैठा हूँ। मैंने कहा कहाँ हो? अंदर मतलब कहाँ? बोले यहाँ बेंच पे बैठा हूँ। मैंने कहा तो क्यों बैठा हो, घर जाओ। बोले नहीं वो बिठा के गए, वो आएंगे तो। मैंने कहा कब आए? बोले कल के बैठे हुए हैं। तो मैंने पूछा नहीं तुमने वो कहाँ गए? बोले वो बोलेंगे वो आएंगे, वही छोड़ेंगे तुमको। तो मैंने पूछा यहाँ वो कहाँ गए शर्मा जी? तो बोले वो कल आएंगे, वही छोड़ेंगे। हमने कहा तुम घर आ जाओ, कभी कोई नहीं बुलाएगा तुम। तो कभी भी ध्यान रखो, पुलिस वाला फोन करे कभी मत जाओ। तो राहुल गांधी भी नहीं जाता ना ईडी में, तो कोई झंझट नहीं था, वो चला गया। अगर उसने कुछ किया होता तो पक्का जेल में डालते उसको, वहीं से पकड़ के 10 जनपद या जहां पे भी वो रहता, उसके घर जाते ही पुलिस। अगर उसने कुछ किया होता तो चारों हाथ पैर पकड़ करके उसको उसमें डालते गाड़ी में और सीधा अंदर, और न्यूज में आता है कि वो अरेस्ट हो गया, गिरफ्तार। फोन करके बुला रहा है, इसका मतलब आपने कुछ किया ही नहीं है। पूरा सिनेमा के जैसे सारे सेलिब्रिटी पागल है, अधिकार पता ही नहीं उनको। सब बोला आज इसको बुलाया है, आज खुद ही जाते हैं कार में बैठ करके, मीडिया वाले दिखाते हैं अब ये रिया बैठ गई है कार में, अब ये फलाना बैठ गया है, अब ये वहां तक पहुंच रहे हैं। कमाल है, कोई पकड़ने नहीं आया। खुद ही बैठ के जाते। आपको कभी कोई पुलिस वाला बुला, बोलना पकड़ के जेल में डाल दे। ये फोन क्या लगा? मैं क्या रिश्तेदार हूं तेरा या शादी करा रहा मेरी? फोन क्या होता है? अधिकार ही नहीं पता लोगों को। स्वतंत्रता समझ में आ रही है? ये होती है स्वतंत्रता। अगर आपने कुछ किया होता, अगर आप मर्डर करके घर आ गए और छुरा धो रहे हैं बाथरूम में, तो फोन आएगा कि पुलिस आएगी। पुलिस आएगी, पुलिस आएगी, हथियार बरामद करेगी, आपको पकड़ के अंदर कर। कोई फोन हमेशा प्रेम से आता है, प्रेम पूर्वक, और पैसा लेने के लिए आता है। पुलिस वालों के पैसे बनते हैं फोन से, और वो फोन हमेशा ऑफिशियल फोन से कभी नहीं करे, वो फर्जी होता है नंबर उनका। हर पुलिस वाले के पास एक फर्जी नंबर होता है, एक फर्जी सिम होती है जो उसके नाम की नहीं होती। देखना उसको ट्रू कॉलर में डाल के, पुलिस का फोन है। उसका नंबर होता ही नहीं, रिकॉर्ड पे नहीं होता, मना कर देगा मैंने कभी नहीं किया फोन। आप ट्रेस करते रहो, वो तो मना कर देगा मैंने फोन ही नहीं किया। वो ट्राई मारता है, मामला देख के, आदमी देख के 50 लाख लड्डू फूट रहे थे उसके फोन करते ही। अगर इसने हाँ बर्ली और ये आ गया, 50 लाख 25 लाख 5 लाख, वो बेटा बाइक मांग रहा था, उसको वाली 2 लाख वाली वो सारी सेटिंग होने लगती है उसके दिमाग में। वो पूरा पत्नी ने पिछले महीने वो कहा था वो दिला दूंगा, वो वाला करूँ, इतना बॉस को दे देंगे, वो खुश हो जाएंगे। एक वो नाराज हो रहे थे, इतना उनको दे देंगे। ये सेटिंग हो रही होती है।
और अगर आपने कह दिया तेरा काम कर तू, किसी दूसरे को लगाना फोन, आज के बाद लगाना मत फोन, तो सारे सपने टूट जाएंगे, कुछ नहीं कर सकता वो आपका। लेकिन कितने लोग हिम्मत करेंगे? नहीं है ना, वही तो है। मैं बता रहा हूँ सारे सेलिब्रिटी हैं लेकिन पैदल है। सेलिब्रिटी होने से नहीं होता, नेता होने से नहीं होता। और उसके कचरे भी हो गए, पूरी पार्टी अलग डिप्रेशन में आ गई। रोज मीडिया में आता था, राहुल गांधी से पूछता, अरे तो इतने दिन 6 दिन पूछा तो 7वें दिन तो अंदर होना चाहिए ना, 7वें दिन अंदर होना। केवल पॉलिटिकल डैमेज ओनली। अगर उसने कुछ किया होता पक्का वो अंदर होता। पूछताछ ही नहीं होती, पूछताछ सब फालतू बात है। आईपीसी में कहीं पूछताछ कुछ है ही नहीं, सीआरपीसी में भी नहीं है। केस दर्ज अंदर, कोर्ट में ले जाके जाओ जेल, सीधी सी बात। पढ़ो आईपीसी सीआरपीसी ये सब, क्या पूछताछ, क्या होता है पूछताछ? पैसा बटोरना। पूछताछ मतलब पैसा। आ गया समझ? सेटिंग की बातचीत। और यहाँ पैसा नहीं था राहुल गांधी के, इसमें तो ऊपर से निर्देश होंगे कि बस 6-7 दिन फ्रंट लाइन न्यूज बनती रहेगी कि आज भी बुलाया 6 घंटे, आज भी बुलाया 6 घंटे। और वो जानबूझ के हर चीज टेलीकास्ट करता है कि आज इसने पानी नहीं पिया, हमने ये कहा था, वो क्या था, ऐसा वैसा, ये उठा बैठा, नीचे किया, ये किया, वो किया, सब चीज वो टेलीकास्ट करता है। जबकि पूछताछ अधिकारी को ये सब करने का अधिकार ही नहीं है, उसके नियमों में नहीं आता। पहली बात तो पूछताछ ही नियम नहीं है। पूछताछ क्या होती है? हम क्यों सहयोग करें तुमको? तुम करो ना, तुमको पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है इस बात की, तुम खोजो। तो इसलिए आपने दोष सिद्धि से संरक्षण एक अधिकार भी देखा होगा। कौन सा है? खुद के खिलाफ कोई गवाही नहीं दिलवा सकते आप उससे। अपना खुद का विटनेस खुद को नहीं बनवा सकते। इसलिए कोर्ट में जो आप बयान देते हो उसको कभी भी साक्ष्य नहीं माना जाता, एविडेंस माना ही नहीं जाता, नया एविडेंस लाना पड़ता है तब तक। तो आप ये पूछताछ करके मान लीजिए किसी ने दबाव में स्वीकार कर लिया तो कोर्ट में तो वो वैसे भी नहीं टिकना, क्योंकि खुद को खुद के खिलाफ कैसे गवाही दिलवाओगे? मतलब आप तो मजबूर कर रहे हो कि अब यार तुम्हारा कुछ मिल नहीं रहा, तुम मान लो ना कि तुम ही ने कुछ किया था, ये हमारा काम खत्म हो जाए। तो ऐसा मजबूर करोगे तो मान लेगा। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता फंडामेंटल राइट्स में। तो आज का लेक्चर समझ में आया? सब्जेक्ट पढ़ने से ठीक है, नहीं हर्षवर्धन पढ़ रहे होते ठीक है, इससे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? हाँ, इससे आप अपने पिताजी तक को बचा सकते हो घर वालों में बड़े बुजुर्गों को बचा सकते हो, इन लॉज में से कोई है उनको बचा सकते हो और ऐसे 2-3 को बचा दिया तो आप हीरो हो जाओगे। कहीं शादी में जाओगे तो 40 लोग आसपास घेर के खड़े होंगे कि ये काम का आदमी है, कभी भी बचाता है। ठीक है, ख्याति फैलेगी उससे। हर्षवर्धन सुनाने से कुछ नहीं होता, वो तो उनको भी अच्छा से पता है, बचपन से याद है। चलिए, खैर ये भी काम का वो भी काम का। शांति पाठ। ओम